नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जयेश गंगन और आप सुन रहे हैं द आवारा मुसाफिर शो। आज के एपिसोड में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अमित रैना जी से बात करने की, जो कि एक खुद कश्मीरी पंडित है और कश्मीरी पंडित्स के ह्यूमन राइट्स के लिए काम भी करते हैं। वो एक एक्टिविस्ट है। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रूट्स इन कश्मीर। इस एपिसोड में हम अमित रैना जी से बात करते हैं 10 स्टेप्स ऑफ जेनोसाइड के बारे में और किस तरह से 1947 से ही कश्मीरी पंडित्स को मारा जा रहा था और उन्हें मजबूर किया जा रहा था कश्मीर से पलायन के लिए। 1990 में सोशल मीडिया नहीं था। 1990 में हम जैसे लोग भी नहीं थे। पर आज चीज़ें बहुत अलग है। आज सोशल मीडिया है, आज हम जैसे लोग हैं, हमारे पास ताकत भी है, साधन भी है इनकी कहानी को देश विदेश में बताने की। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, सब जगह शेयर करिए और कश्मीरी पंडितों की कहानी पूरे दुनिया को बताइए। नमस्ते अमित राणा जी, वेलकम ऑन द आवारा मुसाफिर शो। सर, फर्स्टली ये एपिसोड करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बिकॉज आई नो कि ये कितना पेनफुल हो सकता है आपके लिए टू रेमिनिस वो जितनी मेमोरीज है 32 ईयर्स पहले की, टू गो बैक देयर एंड टू टॉक अबाउट दैट। बट सर, इस एपिसोड को स्टार्ट करते तो आई एम श्योर कि अब तक आपने फिल्म देख ली होगी एंड आई एम श्योर आपने न्यूज भी देखा होगा कि किस तरह से इस फिल्म को कुछ लोग हैं जो अब भी कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं कि ये सब हुआ था। तो सर, फर्स्टली एज अ कश्मीरी पंडित, क्या आप पूरे दुनिया को सच बता सकते हैं कि फिल्म में जो भी दिखाया है वो सच है या नहीं है? देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, वॉयलेटर्स कैन नॉट लिव विद द ट्रूथ एंड सर्वाइवर्स कैन नॉट लिव विदाउट इट। तो जब ये फिल्म आई जो 100% सच्ची घटनाओं पे आधारित है, हम्म। उसको लेकर वॉयलेटर्स का एक रिएक्शन आएगा और सर्वाइवर्स का एक रिएक्शन आएगा, और वही आज आपको दिख रहा है। राइट। इस फिल्म में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं दिखाया गया है जो वास्तविकता में नहीं हुआ है। बिल्कुल इसको हम्म। एक कहानी में पिरोया गया है, which was needed from a cinematographic point of view। सिनेमा के माध्यम में दिखाने के लिए कहानी में उसको पिरोया गया, मगर एक एक दृश्य, एक एक इंसिडेंट जो इस फिल्म में दिखाया गया है वो 100% सच है। और आप हर इंसिडेंट को नाम के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिल्म की राइट। शुरुआत ही होती है बीके गंजू के किलिंग से। मैं आपके दर्शकों से विनती करूंगा कि बीके गंजू की जो किलिंग है उस पर गूगल कर ले, आपको मिल जाएगा कि कैसे उसकी वाइफ को चावल खिलाए गए थे। और आखिरी जो क्लोजिंग है, फिल्म क्लोज होती है नारी मर्ग मैसेकर पे, राइट। और वो नारी मर्ग मैसेकर भी गूगल कर लीजिए, आपको हर इंसिडेंट मिल जाएगा। मेरी विनती रहेगी दर्शकों से कि आप ना मेरी बात मानिए ना आप किसी और की बात मानिए। आपने अगर मूवी देखी है, हर इंसिडेंट का रेफरेंस लेके गूगल कर लीजिए, आपको हर एक इंसिडेंट मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेड विद डेट और विक्टिम की फोटो के साथ। राइट। तो सर, बीच में एक खबर आई थी, आरटीआई किसी ने फाइल किया था एंड उसमें कहा गया था कि 89 किलिंग्स हुई है क्योंकि एफआईआर ही फाइल नहीं हुई थी। बट फॉर अ फैक्ट आई नो कि अब एक लिस्ट भी है, पब्लिश्ड लिस्ट है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा नाम है विद द फोटोज एंड हाउस नंबर्स इनफैक्ट कि किन के साथ में क्या हुआ था। एंड जहां तक मुझे पता है कि इस फिल्म में तो बहुत कुछ नहीं दिखाया है। इनफैक्ट मतलब क्योंकि ऑडियंस को आप उतनी गोरी चीजें नहीं दिखा सकते, उतने हीनियस क्राइम्स नहीं दिखा सकते। देखिए, दो चीजें हैं। एक, 89 किलिंग नहीं हुई। हम्म। ऑफिशियल रिकॉर्ड इनिशियल 89-90 का है, वो है 219 एफआईआर, 284 के नंबर। राइट। और उसके बाद वंधावा मैसेकर हुआ है, नाड़ी मर्ग हुआ है, और संग्राम पूरा हुआ मैसेकर में। तो ऑफिशियली वो फिगर जाता है 400, 399 के आसपास का फिगर है। हम्म। ये ऑफिशियल फिगर है। मेरे पास खुद लिस्ट है जिसमें हमारे पास 1400 नाम है विद डेट ऑफ किलिंग, प्लेस ऑफ किलिंग और नेम। अब राइट। देखिए, ये समस्या इस देश की, अब आप सोचिए कि एक मरा, 11 मरे, या 111 मरे, 1011 मरे। ये समस्या इस देश की रही कि जो विक्टिम है, इस हम्म। केस में हम विक्टिम है जेनोसाइड के, ये हम पे छोड़ दिया गया है कि आप कितने मरे हैं, आप ही बताइए कितने मरे हैं, आप ही राइट। प्रूव करिए कितने मरे हैं, और आप फिर हम देखेंगे हमें क्या करना है। ये और किसी तंत्र में ये नहीं हो सकता। हम्म। हम सुप्रीम कोर्ट में 2017 में मैं खुद गया था। हमने जस्टिस जो चीफ जस्टिस है कहर और जो बेंच थी, हमने उनको 784 नाम दिए। हमने कहा ये हमारे पास वेरीफाइड 784 नाम है। पुलिस की एफआईआर है 219, 284 डेथ की है। आप छोड़ दीजिए 784 नाम, आप सिर्फ इतना करिए, जो एफआईआर है 219, उस पे कम से कम स्टेट से और पुलिस से एक्शन मांग, स्टेटस रिपोर्ट मांग लीजिए कि क्या चल रहा है। ये 30 साल हो गए इन एफआईआर को, क्या चल रहा है, आप स्टेटस रिपोर्ट तो मांग ही सकते हैं। दूसरा, हमने कहा कि नंबर्स की हम विक्टिम है, ये हमारे दायित्व नहीं है कि
हम कितने मरे, तो लाइक सेइंग कि जूस प्रूव करेगी हॉलोकास्ट में कितने जूस मरे। हम्म। तो आप एक एसआईटी बिठाइए, आप एक कमीशन बिठाइए और उनको इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, और फिर लोग अपनी राइट। सबमिशन देंगे और आपके पास एक्चुअल कम से कम करीब एक्चुअल नंबर तो आएंगे। तो ये स्टेट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। अ, तीसरी जो सबसे मुख्य बड़ी बात है कि जो किलिंग हुई है, जितनी भी हुई है, अ, उसमें एक सेट ऑफ किलिंग हुई है कश्मीर में, जिसको आपको टारगेट किया गया, आपको मारा गया, आपको इतना मजबूर कर दिया गया कि आपको कश्मीर छोड़ना पड़ा। जो हम्म। हमारे समुदाय की किलिंग जम्मू में हुई, और वो किलिंग बंदूक की गोली से किलिंग नहीं है। 50,000 लोग हमने गंवाए कश्मीर राइट। में इनिशियली आते आते। हमारी जो रेट ऑफ फैमिली ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट जीरो पे आ गई। वो क्या जेनोसाइड नहीं है अपने आप में? क्योंकि जब हम हम्म। जम्मू, तकरीबन 70-80% जो समाज था, वो कभी बानिहाल टनल के पार भी नहीं गया था। राइट। जनवरी का मौका था, टाइम था कश्मीर में जब पलायन शुरू हुआ, तो आप हैवी वुमेन्स के साथ बैठे हुए थे। आप बिना कुछ उठाए भाग के आ गए या निकाल दिए गए। आप जम्मू पहुंचते हैं और 1 डेढ़ महीने में जम्मू 40-45 डिग्री 46 डिग्री, राइट। क्योंकि जम्मू जैसे पंजाब है, जैसे दिल्ली है, वैसे ही टेम्परेचर रहता है। हमारी हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक से ही मृत्यु हजारों में हुई है। उसके बाद जो ट्रॉमा से लोग मरे, मेंटल ट्रॉमा से लोग मरे, उसके बाद जो स्ट्रेस से लोग मरे, क्योंकि लोगों को खाने को नहीं था। वो राइट। शायद कश्मीर में अपने चाहे छोटा ही घर हो या बड़ा ही घर हो, कम से कम सुखी जीवन तो जी रहा था। आज उसके पास खाने को नहीं था। उसके बाद आप एक टेंट में 4-4 फैमिलीज रह रही थी पर्दा लगाकर। जब आप पर्दा लगाकर एक टेंट में, तो आपकी जो फैमिली ग्रोथ की रेट थी वो आपकी ऑलमोस्ट जीरो हो गई। हम्म। तो स्नेक बाइट्स, स्कॉर्पियन बाइट्स, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एक मुझे अच्छी तरह याद है, और मैं मुझे मतलब कहते हुए भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक मुझे दृश्य अच्छी तरह याद है कि एक बुजुर्ग थे टेंट में। तो उन्हें सुबह सुबह जब से कोई उठाने गया तो उनको पाया ऐसे, दूध की जो थैली आती है, हम्म। तो उन्होंने ऐसे थैली रखी हुई थी और उनकी आंखें बंद थी। होता क्या था कि जम्मू में टेम्परेचर इतना हाई था, आपके साधन नहीं थे, पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे। तो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने कभी गर्मी देखी नहीं थी, तो सवेरे जब दूध लाते राइट। थे, वो पैकेट, आधा किलो पैकेट लाते थे, तो ठंडा होता था, तो उसको हम्म। रखते हो जाते थे, और वो रखते रखते उस दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और वो आज तक मेरी मेमोरी में बड़ा ही एच्ड है वो, कि ये भी हुआ है। तो ये भी एक जेनोसाइड है, और ये नंबर्स क्यों नहीं काउंट होंगे? ये नंबर्स भी हम्म। काउंट। उसके बाद आपने कहा कि कश्मीरी पंडित वापस ना आ जाए। चलिए, आप एक प्रोपोगंडा ये है कि कश्मीरी पंडित खुद चले। चलिए मैं मान लेता हूँ कश्मीरी पंडित खुद चलेगा, हालांकि झूठ है, असत्य है, बिल्कुल असत्य है। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं मान लेता हूँ कि कश्मीरी पंडित खुद चलेगा। अगर वो खुद चले गए तो आपने पीछे उनके 60,000 घर क्यों चला दिए? आपने उनके हम्म। को ध्वस्त क्यों कर दिया? आपने उनके जितने भी कल्चरल सेंटर थे, रिलीजियस सेंटर थे, उनको इंक्रोच क्यों कर लिया? क्योंकि आप नहीं चाहते थे, आपने उनको भगा तो दिया था, अब आप नहीं चाहते थे कि ये वापस आए। कहीं ना कहीं अगर राइट। सरकार ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली तो ये वापस आ जाएंगे, और जो पूरा इस्लामिक शरिया का जो क्रिएशन होना है जम्मू कश्मीर वैली में खासकर, उसमें रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट ही कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित था। तो ये अगर वापस, हम्म। तो फिर से बाधा आती है। तो ये एक बड़ी सोची समझी चाल थी। अब मुझे कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया कि हम खुद चले गए, चलिए मान लिया, तो आपने हमारे राइट। घर चलाए वो तो बता दीजिए। तो ये काफी कुछ प्रयास रहा है, और ये देश को आज जानना जरूरी था, बहुत ही हम्म। आवश्यक था। राइट। सर, मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था विद राजिंदर रैना जी, जो कि कश्मीरी पंडित है खुद भी। तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि जब हम कश्मीर में थे तो वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता था, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर्स के टाइम पे टेम्परेचर कम है। एंड वहां से जब वो जम्मू गए तो उनकी मदर की मृत्यु हो गई बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, क्योंकि सडनली 48 डिग्रीज तक टेम्परेचर चला गया और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी उतना नहीं देखा। एंड द सेकेंड थिंग, उन्होंने मुझे एक और चीज बताई कि जो उनका एंसेस्ट्रल होम था कश्मीर में, जब वो वहां पे कुछ सालों के बाद वापस गए तो उन्हें पता चला कि उनका घर किसी और के नाम पे हो चुका है। एंड इन्हें आइडिया भी नहीं था, क्योंकि इनके फादर के नाम पे वो घर था एंड इनके पीछे से वो सब हो गया। एंड किसी ने इन्हें बताया भी नहीं, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स ने उन्हें ये चीज बताई। तो नहीं नहीं, तो ऐसा। काफी इंसिडेंट्स हैं। अभी अभी प्रधानमंत्री, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले साल एक पोर्टल खोला कि हम्म। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं जिस पे डिस्प्यूट है हमें भेजिए। मैं आज राइट। दावे के साथ कह सकता हूँ 95% पे वापस जवाब आया है कि जी आपकी आपका जी इस पे कुछ नहीं हो सकता।
मैं हम्म। खुद कम से कम 7 से 8 कश्मीरी पंडितों के केस कश्मीर में सरकार के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक केस इतना ब्लेटेंट है कि उसमें 2010 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है जमीन पे अवैध कब्जे की, जो रिकॉर्ड्स रेवेन्यू पे चेंज कर दी गए। उसमें ओके। क्राइम डिपार्टमेंट लिखता है कि ये बड़ा ही क्लियर विजिबल है कि इसमें फ्रॉड हुआ है और इसमें नाम चेंज कर दिए गए हैं। ये 2010 हम्म। 2022 में चल रहे हैं और उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर पिछले वर्ष मैं कश्मीर में आला अधिकारियों से मिला, उन्होंने फिर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी और उन्होंने ये भी कहा, मेरे सामने कहा कि ये हमें बड़ा ही क्लियर केस दिख रहा है फ्रॉड का, जिसमें तहसीलदार भी मिला हुआ है, जिसमें और रेवेन्यू ऑफिसर्स भी मिले हुए हैं, मगर एक्शन कहीं पे भी नहीं है। फिर हमसे वो कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप कोर्ट में जाके कम से कम केवियट फाइल कर लीजिए ताकि स्टे ना आ राइट। सके। तो ये एक लगातार प्रोसेस चलता रहा है जेनोसाइड का, जिसमें आपने हर तरह से प्रयास किए। देखिए हर घर की कहानी है कश्मीर में। जो हम्म। फिल्म में दिखाया गया था, जो आपने सवाल पूछा था कि फिल्म में जो दिखाया गया था वो बहुत ही कम है। हम्म। वो 5% है जो दिखाया गया था। मैं अपने घर की कहानी बताता हूँ। तो हम उस 19 जनवरी को जब इतने बुरे हालात हुए और सबको अपनी लड़कियों की बहनों की आस्था को लेकर डर लग रहा था, तो हमारे एक रिश्तेदार थे, सरकारी अफसर थे बड़े, उनके पास एक गाड़ी हुआ करती थी, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को भेजा और कहा कि जाओ सब लड़कियां जो है कजिन्स में है उनको लेकर आओ। तो 16 लड़कियां लाएंगी एक जगह पे उस दिन शाम को, और एक ही गाड़ी में 16 लड़कियां भेज दी गई जम्मू, एक एम्बेसडर काली कार। कब ओके। आप आज वो शायद फेविकॉल इस पे मजाक का ऐड बना ले कि फेविकॉल का जोड़े, मगर ये हमने आंखों से देखा हुआ है कि 16 लड़कियां कैसे एक गाड़ी में पहुंचाएंगी। और उनसे कहा तो किसी ने बोला कि खराब रास्ता था, जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है वो बहुत ही खराब रास्ता है और हम्म। भी खराब था। विंटर्स था, पीक विंटर था, विंटर में वैसे ही खराब हो जाती क्योंकि बर्फ गिरती है राइट। और सड़क बह जाती है। तो किसी ने बोला कि इनका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन्होंने कहा, तो किसी ने परिवार में बोला एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है, पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है, एक्सीडेंट हो जाए तो भी ठीक है, कम से कम यहाँ इन जिहादियों के हाथ तो नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सब भी देखा कश्मीरी पंडित घरों ने। और उसके बाद आप डिनाई करें कि ये जेनोसाइड नहीं हुआ है, ये झूठ है। चलिए अगर झूठ है, खुद ही चले गए तो उठ के चले गए, तो भी आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि 5 लाख पीपल एक रात में उठकर क्यों हाँ। चले गए। फिर भी आप ही बता दीजिए क्यों चले गए। तो आपने हम्म। वो इन्वेस्टिगेट नहीं करते, उस पर भी आप चुप्पी साध लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हुआ, आप कहते हैं जी झूठ है। तो कहीं ना कहीं तो आप कुछ तो बताएंगे कि आधे 500,000 पीपल व्हाट डिड दे लीव इन वन नाइट। राइट। राइट। अभी नहीं किसी के पास। हम्म। तो सर इस जेनोसाइड के ऊपर हम और बात करेंगे बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 10 स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड है एंड हम प्रूव कर सकते हैं हर स्टेप के साथ कि दिस वाज अ जेनोसाइड। बट सर मूवी तो बाहर आ गई एंड मूवी के जरिए वो चीज को देखना, उस चीज को महसूस करना एक चीज है, एंड एक चीज है आपके द्वारा, मतलब जो असली कश्मीरी पंडित है उनके द्वारा लोगों को ये पता चलना कि एक्चुअल में वहां पे क्या हो रहा था। तो सर आप बता सकते हैं 19 जनवरी, एंड आई नो कि ये 1985 से स्टार्ट हुआ था, ये 90s का ही सिर्फ चीज नहीं है, तो आप वो ले जा सकते हो उस दौर से कि क्या हो रहा था एग्जैक्ट। ये 19 जनवरी जो हुआ ना, ये एक दिन का इंसिडेंट नहीं था। हम्म। वो म्यूजिकल टर्म में बोलो तो क्रेसेंडो आता है कि आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर क्रेसेंडो आता है, राइट। पीक। जो ये 19 जनवरी था वो पीक था, मगर इसकी शुरुआत ना 85 से हुई ना 86 से हुई। इसकी शुरुआत मैं 1947 से पहले नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम्म। उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि एक प्रिंसली स्टेट था ब्रिटिश इंडिया में राइट। अंग्रेजों। आपने 1947 में अ, एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया और उसमें भारत के संविधान 1950 में लागू। हम्म। मैं उससे बात शुरू कर दो, तो उसमें स्टेजेस ऑफ जेनोसाइड भी आ जाते हैं अपने आप। हम्म। आपने तब से हर एंगल से कश्मीरी पंडितों के साथ तुष्टीकरण करा और वेंजेंस इतना डीप था क्योंकि आपको कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट में सबसे बड़े बाधा लगते थे कश्मीरी पंडित। देखिए हम्म। जेनोसाइड का एक पहला स्टेज होता है क्लासिफिकेशन। राइट। हाँ, उस क्लासिफिकेशन में कहा गया कि कश्मीरी पंडित जो हैं ये हैं फिफ्थ कॉलमनिस्ट। अब फिफ्थ कॉलमनिस्ट क्या होता है कि शब्द है, मुझे स्पेन से शायद आया था ये शब्द। फिफ्थ कॉलमनिस्ट होता है वो व्यक्ति जो किसी देश के खिलाफ योजना बनाता है, प्लानिंग करता स्टेट का एनिमी हो। है। नेशन का मतलब स्टेट, हाँ। स्टेट इन हाँ। ये स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और राइट। आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग में नेशन। नेशन, नेशन का। अब
कश्मीरी पंडित को क्यों फिफ्थ कॉलमिस्ट बोला गया? क्योंकि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करने के लिए, जम्मू कश्मीर को आजाद करने के लिए अगर सबसे बड़ा बाधा कोई है तो वो है जो कश्मीरी पंडित, तो उसे फिफ्थ कॉलमिस्ट बोला गया। और ये डॉक्यूमेंटेड है। राइट। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी की एक बायोग्राफी है, इसका नाम है आतिश चिनार, जिसे कहा जाता है फ्लेम्स ऑफ चिनार, अंग्रेजी का ट्रांसलेशन उसमें। उसमें शेख अब्दुल्ला खुद लिखते हैं कि कश्मीरी पंडित आर द फिफ्थ कॉलमिस्ट ऑफ कश्मीर। तो यानी आपके जो आजादी के बीच और आपके पाकिस्तान के मर्जर के बीच जो कोई आ रहा है, वो आ रहा है कश्मीरी पंडित। ये इतनी क्लियर क्लासिफिकेशन है, इससे बड़ी क्लासिफिकेशन हो नहीं सकती। फिर आपने उनको मार्किंग करनी शुरू कर दी। फिर आपने आइडेंटिफाई, कश्मीर हिंदुस्तान में कुछ भी होता था, आपके सेंटर से रिलेशनशिप खराब होते थे, तो उसका ब्लेम भी आप फिर कश्मीरी पंडित पे डाल देते थे। उसके बाद सेकंड स्टेज सिंबलाइजेशन का आता है। आपने हेट स्पीचेस शुरू कर दी। हाँ। आपने कश्मीरी पंडित, आप देखिए क्या था, एक 1947 से पहले महाराज, फिर थोड़ा पीछे चला जाऊंगा, फिर जरूरत पड़ती है क्योंकि 47 से पीछे जाने की। शेख अब्दुल्ला अपनी पढ़ाई करके आए थे, शायद केमिस्ट्री के करके आए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वो 3rd डिवीजन से करके आए थे। और उसी समय पे एक कश्मीरी पंडित लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी, लाहौर यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी, आई थिंक लाहौर यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करके आए थे एज गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री में। राइट। सरकारी नौकरी खुलती है प्रोफेसर की, और वो मिल जाती है कश्मीरी हिंदू को ऑन द वर्च्यू ऑफ हिज मेरिट। अब एक 3rd डिवीजन वाला और एक गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब ऐसा भी नहीं कि 55% किसी के और 56 किसी के, एक 3rd डिवीजन वाला और एक गोल्ड मेडलिस्ट। राइट। शेख अब्दुल्ला बड़े नाराज होते हैं कि मैं मुसलमान हूँ यहाँ का, मुझे ये नौकरी मुझे मिलनी चाहिए। और उसके बाद वो महाराजा के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी शुरू करते हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी में सबसे पहला कदम लिया जाता है 1931 में, जब स्वैट वैली से एक व्यक्ति को कुक के रूप में लाया जाता है कश्मीर, एक मौलवी होता है, और फिर वो भड़काऊ बयान पूरे कश्मीर में देता है कि इस्लाम क्यों जरूरी है, हिंदुओं को मानना क्यों जरूरी है, काफिर क्यों दुश्मन है, महाराजा काफिर है, वो हमारा राजा नहीं हो सकता। तो उसकी, और ये महाराजा जो थे, महाराजा हरि सिंह बड़े ही प्रोग्रेसिव नेता, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव नेता। अपने वक्त में ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट के सबसे प्रोग्रेसिव नेता अगर कोई रहा होगा, जहां तक मेरा अनुमान है, वो महाराजा हरि सिंह होगा। मैं प्रोग्रेसिव क्यों है मैं बताता हूँ आपको। छूट अनटचेबिलिटी उन्होंने कब की अबॉलिश कर दी थी उनके, ठीक है, 1900 उनके टाइम पर अनटचेबिलिटी ऑफिशियल क्राइम था। मंदिरों में हर किसी को आना जाना दिया जाता था, अनटचेबिलिटी के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पूरे स्टेट में कॉन्सेप्ट था फोर्स्ड एजुकेशन का। जैसे आप किसी भी, मेरे पिताजी की उम्र में किसी से भी पूछ लें तो कहाँ से पढ़े हैं वो, तो कहेंगे जबरी दज से। अब वो जबरी दज क्या, तो जबरदस्ती के स्कूल थे, इट वाज अ फोर्स एजुकेशन। बच्चों को जबरदस्ती घरों से ले जाके स्कूलों में ले जाया जाता था, उन्हें पढ़ाया जाता था, इसे कहा जाता था जबरदस्ती के स्कूल। बिकॉज ये महिलाओं के लिए फ्री एजुकेशन था, जो ग्रेजुएशन तक फ्री था। बेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया, जम्मू कश्मीर में थे, जिसमें आज भी वो दो अस्पताल चलते हैं, जिसका एक का नाम है SMHS श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल जो श्रीनगर में है, और एक है श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल जो जम्मू में है। ये अपने टाइम के वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स, क्वालिटी हॉस्पिटल्स। उसके बाद थे आपके कॉलेजेस, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे, कॉलेजेस, स्कूल थे, वो भी आउटस्टैंडिंग थे। और ये इसी नौकरी के चक्कर में शेख अब्दुल्ला नाराज, तो उन्होंने एजुकेशन किया, और एजुकेशन में उस अब्दुल कादिर ने राजा के खिलाफ बहुत रॉयट्स इंस्टिगेट करने का प्रयास किया। उस पर सेडिशन का केस चला और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। और उसकी जिस दिन उसकी फांसी होनी थी, उस दिन पूरे श्रीनगर में दंगे कर दिए गए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला नाम था, और उसमें सजा दी। आपने प्रोटेस्ट किया, आपने बंदा बुलाया स्वैट वैली से, उसने प्रोटेस्ट किया महाराजा के खिलाफ, महाराजा के जुडिशियल सिस्टम ने उसको सजा दी। और विक्टिम कौन बने उसमें? विक्टिम बने कश्मीर के हिंदू, जिसमें कश्मीरी पंडित है, जिसमें जो खत्री समाज था,
जो नॉन कश्मीरी पंडित थे, जो अपने आप को पंजाबी मानते थे, राइट। तीसरे नंबर था क्योंकि बिजनेस में वो थे, सिख थे, आपने उनको मारना शुरू कर दिया। और उस 1931 को में आपने हिंदुओं को मारा, हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया, आपने हिंदुओं की दुकानें जला दी, आपने हिंदुओं के घर जला। तो कश्मीरी में हिंदुओं के रिकॉर्ड्स में उसे कहा जाता है महाराजगंज का लूट, ठीक है, ओके। हमारे लिए ब्लैक डे। और हम्म। इस जब ये 47 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, उन्होंने उस डे को नाम दिया मार्टियर्स डे हम्म। का डे, और ऑफिशियल हॉलीडे थी। मतलब विश्व के कहीं पे भी ऐसे इतिहास में नहीं हुआ कि एक दंगे वाले दिन को, जिसमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, आप राइट। उसको एक ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं इन सेलिब्रेशन बाय कॉलिंग इट मार्टियर्स डे। ये मार्टियर्स डे अब 2019 में थैंकफुली एलजी ने एबॉलिश कर दिया, नई सरकार ने 370 के आते एबॉलिश हम्म। कर। आप किलिंग ऑफ हिंदूज को एज ऑफिशियल रिकॉग्नाइज किया आपने, और उस पे उसको कहा कि ये मार्टियर्स, उसको अवार्ड भी दिया, रिवॉर्ड भी दिया। राइट। उसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं, हमें तो नौकरियां चाहिए, और क्लेंसी कमीशन आया गया। क्लेंसी कमीशन पर प्रेशर डाला गया कि पॉपुलेशन के हिसाब से नौकरियां दी जाए, तो मेरिट जाए तेल लेने। तो अगर 10 नौकरियां हैं, कश्मीरी हिंदू की पॉपुलेशन 5% है और मुसलमानों की 95%, तो 95% नौकरियां, 9 नौकरियां जाएंगी, 9 क्या तो 10 ही जाएंगी, 9 10 की 10 नौकरियां मुसलमानों को जाएंगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उतनी है, चाहे वो क्वालिफाई करते हैं या देयर इज अ स्टूडेंट हु इज मच मोर क्वालिफाइड। राइट। तो रिजर्वेशन जैसा हो गया एक तरह से। मतलब ये फोर्स रिजर्वेशन, ठीक है, राइट। राइट। ऑन बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद आपने ये कंटिन्यू करा, मतलब मेजोरिटी में पॉपुलेशन, मेजोरिटी रिजर्वेशन कहाँ होती है? राइट। राइट। ये तो मेजोरिटी रिजर्वेशन थी। राइट। उसके बाद 47 में आप क्लेंसी कमीशन को लेकर काफी हंगामा हुआ, कश्मीरी हिंदुओं द्वारा हुआ, जम्मू में डोगराओं द्वारा हुआ, काफिले द्वारा हुआ, कि ये गलत है, और उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट 47 के बाद जब सरकार आई, तो बड़ा ही क्लियर हो गया था कि ये इम्प्लीमेंट होगा, और ये इम्प्लीमेंट होता था। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे ना हो, इस पे एसआरओस हैं और गवर्नमेंट सर्कुलर्स हैं, लेजिस्लेटिव का बिल नहीं, और ये होता था। कश्मीरी हिंदुओं को 3-4% से ऊपर नौकरियां नहीं मिलती थी, वो भी वो नौकरियां मिलती थी जो कोई और लेता नहीं था। कश्मीरी पंडित क्यों पंडित इसलिए है क्योंकि वो पढ़ा लिखा हो, पंडित इसलिए नहीं कि वो ब्राह्मण। पंडित हमारे को जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है स्कॉलर्स है। स्कॉलर्स। और शारदा देश था, शारदा देश में आना किसी भी व्यक्ति के लिए एक मान की बात होती थी। तो पंडित क्योंकि स्कॉलर से पढ़े लिखे हैं, तो उनको एक ही नौकरी दो, वो है टीचर्स की, इसके अलावा और कोई नौकरी नहीं देनी, हमारे बच्चों को कम से कम अच्छा पढ़ाए। तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में कश्मीरी पंडित था ही नहीं, अगर वो था तो ये आप ये, और मैंने अपने आंखों से देखा हुआ, मतलब ठीक है मैं छोटा था, बच्चा था, बट जब 10th और 12th के रिजल्ट निकलते थे, और तब श्रीनगर में REC श्रीनगर होता था, जब NIT श्रीनगर बन गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर होता था, तो टॉप के जो रैंक्स होते थे 5, 7, 8 टॉप 5 में, उसमें 80-90% कश्मीरी हिंदू बच्चे होते थे, मगर एडमिशन किसी का नहीं होता। उसमें सेकेंड डिवीजन वाले 60% वाले, 50% वाले ही NIT में पढ़ रहे होते थे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे होते थे। तो उसमें फिर कोर्ट में केसेस होते थे। अब हर कोई कोर्ट जा नहीं पाता था, तो जो जाता था उसका साल तो वेस्ट हो ही जाता था, क्योंकि जब तक जजमेंट आती थी, स्टे आता था, ये आता था, फिर उसका एक सेशन में वेस्ट हो जाता था। और बाकी लोग कहते थे यार ये इससे अच्छा है कि मैं बाहर जाके पढ़ लूं। तो एक आपका साइलेंट माइग्रेशन भी 47 से होता जा रहा है, जो आप फोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप सेंसस उठाएं 1947 को, तो कश्मीरी पंडित कुछ 15% थे, और लेट 70s तक आते आते वो 5% रहे। क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल रहा, डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा, तो क्या करेगा व्यक्ति फिर माइग्रेट करेगा, और वो माइग्रेशन थी, फोर्स्ड माइग्रेशन थी। बट आप कह सकते हैं कि मैं बाहर निकला। 1979 की किताब होगी या 75 की किताब होगी, मुझे अब याद नहीं किताब को, मेरे पास बुक है वो, इनफैक्ट मुझे निकाल लेनी चाहिए थी। ये एक कोई व्यक्ति PhD थीसिस कर रहे थे, और उन्होंने थीसिस की किताब बनाई, आई थिंक BHU में कर रही थी वो, और उस थीसिस का नाम था द कम्युनिटी इन एग्जाइल। आप सोचिए 79 में किसी ने किताब लिखी पंडितों पे, द कम्युनिटी इन एग्जाइल, और उसने डॉक्यूमेंट किया कि कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और क्यों कश्मीरी पंडित
अपने 5000 साल से रहते हुए जगह को छोड़कर बाहर आ रहे हैं, कैसे उनको राइट। मजबूर किया। तो ये आपका स्टेजेस चलते रहे कि आपने क्लासिफिकेशन भी करा, आपने सिंबलाइजेशन भी करा, फिर आप उसको नाम दिए थे आपने, सिंबलाइज आप हमें टॉन्ट करते थे, बट्टा, दाहिने हम्म। बट्टा, तेरे को मार देंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करके मारा जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मैं कल ही किसी को कह रहा था, मैंने कहा स्कूल में मैं 6ठी या 7वीं में था, और मैं स्कूल में एक लड़के को देखा सिगरेट पीते हुए। हम्म। तो अब नए-नए अपराइट थे हम उस समय, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा आपको पता नहीं स्कूल में सिगरेट नहीं पीते? तो उसने मेरा कॉलर पकड़ा और कहता बट्टा वकालत, इसका मतलब हुआ बट्टा मतलब ओ पंडित जी मैं तेरे को मार डालूं। तो मैं सोचा, मैंने कहा इसमें पंडित जी कहाँ से आ गए? मतलब तेरे को मैंने कहा सिगरेट ना पी, हाँ हम्म। यू कैन से कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं वो भी समझ सकता हूँ। इसमें मतलब व्हाई आर यू ब्रिंगिंग माय रिलीजन इनटू दिस? बट ये जो सिंपलाइजेशन डिस्क्रिमिनेशन। बहुत जरूरी ये करते थे। आपको हर चीज पे सिंबलाइज करना, फिर टीके पे हम्म। और जनेऊ पे बहुत कुछ होता था कश्मीर में। मुझे याद है एक बार मैं फिल्म देख रहा था, कोई मिथुन की पिक्चर थी, उन दिनों वीडियो पार्लर का कॉन्सेप्ट आया था। हम्म। तो अब मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, आप छोटे हैं। नहीं नहीं, पता है पता है। वीडियो पार्लर का कंसेप्ट आया था ना, तो हमको सिनेमा हॉल तो जाने नहीं देता था, तो मोहल्ले में वीडियो पार्लर होते थे, हम चुपके चले जाते थे, कुछ 3 4 5 रुपए की टिकट होती थी। तो एक फिल्म में ऐसे ही कोई सीन चल रहा था, वो मंदिर में जाके पूजा कर रहा था कि बचा लो, समथिंग आई हम्म। डोंट, बट आई रिमेम्बर एंड सडनली अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी सेज इस मूर्ति को टट्टी में फेंको। ठीक है, हम्म। तो मैं उठा, तो मेरा कजिन था, उसने कहा 4 फुट का भी नहीं है, तू पिटेगा और साथ में मुझे भी पिटेगा। उसने मुझे बिठा लिया, और मैं था भी 4 फुट का ही। तो मुझे इनफैक्ट स्कूल में चूहा भी कहा जाता, तो मैं था, तू तू खुद भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। इतना डर उन्होंने फैला रखा था, और इतनी सिंबलाइजेशन अगेंस्ट हिंदुइज्म उन्होंने कर रखी थी। हिंदू हम्म। डिस्क्रिमिनेशन की बात हम कर ही चुके हैं अभी। तीसरा स्टेज जो है कि आपको नौकरी नहीं देनी है, आपको हाँ। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं देना है, हाँ, आपके साथ जो पॉसिबल हो सके व्यवहार करना है। और तो कश्मीरी पंडितों की अगर कहीं पे नौकरी में थोड़ी सी तादाद ज्यादा थी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, ये बात सच है। वो हम्म। इसलिए ज्यादा थी क्योंकि वहां पे मेरिट चलता था, और कोई नहीं था राइट। कि कोई इंदिरा गांधी अमित रैना के पिताजी को फॉर्मली जानती थी और करती थी, क्योंकि वहां मेरिट चलता था, एग्जाम होता था और आप क्वालिफाई करते थे, और हम्म। फिर मिल जाती थी नौकरी। तो जहां पे स्टेट का रोल था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट का, वहां पे कश्मीरी पंडित कहीं पे भी नहीं था। राइट। फिर चौथी स्टेज आती है डीह्यूमनाइजेशन। ह्यूमनाइजेशन। तो राइट। ये फिल्म ही अपने आप में काफी कुछ दिखा देता है कि मैं आपको बताता ना, मतलब आप ये फिफ्थ कॉलम में इनको जीने का हक नहीं है। वो बरखा दत्त का एक बड़ा फेमस वीडियो है, जो जस्टिफाई करती हैं कि क्यों राइट। कश्मीर को मारा गया। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. तो हालांकि वो एक अगले स्टेजेस में आता है, बट ये डिह्यूमनाइजेशन करना बहुत ही आपको अलग तरीके से बिहेव करना, आपको अलग ट्रीट करना, आपको कीड़ों की, मतलब यू वर ट्रीटेड एज एनिमल्स, यू वर ट्रीटेड, एंड ये 700 साल से, ये जब से इस्लाम आया तब से आया था। कश्मीरी पंडित के जो फेरन है और जो कश्मीरी मुसलमानों के फेरन है, उसमें एक मेजर डिफरेंस है, जिससे आपको पता चल जाएगा ये पंडित है और ये मुसलमान है। वो डिफरेंस ये है कि कश्मीरी पंडित के फेरन में फोल्ड होता है, जाता है लाद, एक राइट। फोल्ड होता है। ठीक है, आप कभी भी नोटिस करिएगा, आप फिल्म में भी शायद से ये दिखाया है। कि उसमें एक लाद है, उसमें आप देखते हो एक हाँ। फोल्ड है, और मुस्लिम फेरन में ये नहीं होता। वो ऐसा था कि 700 साल के इस्लामिक रूल में, खासकर जब अफगान आए, तो वो कश्मीरी पंडितों को पिट्ठू बनाकर रखते थे, और उनकी चोटी पकड़कर, और उनके पीछे उनको कहते थे हमें घुमाने ले जाओ, या उनकी चोटी ओके। पकड़ के पीट के ले जाते थे। क्योंकि और तो ये ट्रीट करते थे आपको कीड़ों की तरह, फिर आपको मार देते थे। कश्मीर में इतनी डल लेक में बीच में एक आइलैंड है, जिसे कहते हैं बट मजार।
बट यानी हिंदू और मजार यानी कब्रिस्तान। इतने हिंदू मारे गए और वहां पे फेंक दिए गए कि उसका एक आइलैंड ही बन गया। ठीक है, ये आप गूगल करिए बट हाँ। मजार, आपको मिल जाएगा बट मजार। और कभी डल लेक पे घूमने जाए तो उसको कहिए मुझे बट मजार। तो हम्म। इतने लेवल की डिह्यूमनाइजेशन होती थी कि तुम गधे हो, तुम हमें हमारी सवारी करा सकते हो, तुम यही कर सकते हो, वही कर सकते हो, और ये चलता रहता था। कि मैंने आपको सिगरेट वाली स्टोरी सुनाई हाँ। कि तो पंडित तेरे को मैं मार डालूंगा, मतलब पंडित कहाँ से आ गया इसमें। फिर हम्म। तो ये चलता रहा। फिर ऑर्गेनाइजेशन आपकी 5वीं स्टेज आती है, जिसमें फिर आपने 1947 से ही शुरू हो जाती है। 1985, 87, 88 की कहानी है ही नहीं। 1947, ओके। 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया और 11 साल अरेस्ट किया। हम्म। पंडित नेहरू को बहुत कुछ भरा कहते हैं, बट जब उन्होंने अपनी गलती रिकॉग्नाइज करी तो उन्होंने उठा के शेख अब्दुल्ला को 11 साल जेल में डाला। हम्म। और उसी टाइम पे शेख अब्दुल्ला और बेग मुजफ्फर, क्या नाम था, बेग था, उनके साथ मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम रखा गया प्लेबिसाइड फ्रंट। ओके। प्लेबिसाइड फ्रंट कश्मीर में सेपरेटिज्म को सपोर्ट करती रहती है। हम्म। हाँ? और उसको लेकर काम करती रहती है। और हम्म। जिसमें उसको लेकर कार्डर बनता है, और जो कार्डर बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी कार्डर बन जाता है। जो हर कोई जो कश्मीर पाकिस्तान से मर्जर या कश्मीर से की आजादी के बीच में आता है, उस पर टारगेट किया जाता है। हम्म। बंदूकों से नहीं किया जाता था, तो फिजिकल वायलेंस होती थी, राइट। मेंटल वायलेंस होती थी, अब्यूज होता था। और उसके बाद 87 तक आते आते आपने टेररिस्ट ग्रुप्स को फॉर्म करना शुरू कर दिया। हम्म। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के राइट। फाउंडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है। अमानुल्लाह हम्म। खान, मकबूल भट्ट और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये संगठन तब बना जब फारूक अब्दुल्ला लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, ओके। और इन तीनों ने मिलकर ये संगठन बनाया। ठीक है, तो ये और ये फिर गूगल कर लीजिए, या आपको उनकी फोटोज भी मिल जाएंगे फॉर्मेशन की। तो मुझे आपने ये तो पता था कि मकबूल भट्ट मतलब एक फाउंडर थे, मुझे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बारे में नहीं पता था इस चीज में। अब्दुल्ला वाज द पेट्रन एंड द फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन। ओके। तो आपने वो किया, तो आपने आर्मीज बनाई। उसके बाद फिर आपने उनको कहा कि मारिए हिंदुओं को। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं, इंसियली हम स्कूल में जब थे, मैं स्कूल में था उन दिनों, दिन जब शुरू हुए बिगिनिंग में, तो वो स्पर्डिक थे। वो किसी पे मतलब कहीं पे भी बम फेंक देते थे, कहीं पे भी कुछ हम्म। करते। एक समय आना शुरू हुआ जब वो बड़े क्लियरली एक समुदाय के खिलाफ हो गए। ठीक है, हम्म। नॉर्मल दिल्ली में भी अनफॉर्चुनेटली कभी बम फटते थे, पहले पूना में भी फटते थे। तो वो मतलब लार्जली इम्पैक्ट था कि लार्ज सेक्शन हम्म। इंजरी हो, बट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एज सच नहीं था। राइट। मतलब आप जिसको आइडेंटिफाई कर सकते था कि मैं बम फोड़ूंगा तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि हाँ। इस 10 में हिंदू ही मरेंगे, बट क्लियर एविडेंस नहीं था। कश्मीर में इनिशियल किलिंग्स के बाद भी बड़ा क्लियर हो गया कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो एक पर्टिकुलर समाज के खिलाफ है। तो इनिशियली जब श्रीनगर में बम फटते थे और हम स्कूल से निकलते थे, तो हमको नहीं लगता था कि हम टारगेट पे हैं। कहीं हम्म। मैंने पहले तो कहीं पे भी बम फटने शुरू हो जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे कश्मीरी पंडित बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स पे अटैक होने शुरू हो गए। राइट। ग्रेनेड दिया जाता था, पेट्रोल बम फेंक दिया, तो बड़ा ही क्लियर था कि अब कश्मीरी पंडित बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स में अटैक हो रहा है। कश्मीरी पंडित बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो प्राइम दो एस्टेब्लिशमेंट्स थे, एक था मेडिसिन, जिसमें कश्मीरी पंडित विजिबली प्रेजेंट थे, और दूसरा था लिकर, राइट। जिसमें कश्मीरी पंडित विजिबली नहीं था। चलिए, आपको शराब के खिलाफ दुश्मनी है, मैं समझ सकता हूँ, दवाइयों के खिलाफ तो नहीं हो सकती, बट मेडिकल शॉप से भी अटैक होने लग गए, मेडिकल ओके। डिस्ट्रीब्यूटर से अटैक होने लग गए, और वो भी उन दुकानों पर जो कश्मीरी पंडितों की, उस पर नहीं जो। फिर सितंबर तक आते आते हिंदू किलिंग स्टार्टेड। जो हिंदू किलिंग्स थी, टिकलाल टपलू 13 सितंबर को मारे गए थे, 14 को नहीं मारे राइट। गए थे। हालांकि हम 14 को मनाते हैं, हम इसलिए 14 सितंबर को आज उनकी डेट हो गई क्योंकि अगले दिन का दाह संस्कार हुआ और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया। एक्चुअल किलिंग उनकी हुई 13 सितंबर। 13 सितंबर से जब तक पलायन हुआ, आपने लाइन में 200
हिंदुओं को मारा, ठीक है। अगर आपने 220 किलिंग करी है, आपने उसमें से 200 हिंदुओं को मारा, आप कह सकते हैं जी 20 दूसरे समुदाय से, मगर हम आप पॉपुलेशन के 4% है। 220 किलिंग में 4% की रेशियो में नहीं आती, राइट। तो ये बड़ा ही स्पेसिफिक। फिर आप बाकी समुदाय के घर के बाहर नहीं लगा था कि एक काफिरों जालिमों कश्मीर हमारा छोड़ दो, हमें क्या चाहिए कश्मीर हिंदुओं के बिना, कश्मीरी औरतों के साथ। बाकी घरों पे 24 घंटे के नोटिस नहीं लगे। अलग सा अखबार में जो वार्निंग्स निकली थी हिजबुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फंड की 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे डाल लो, वो एक समुदाय के खिलाफ थे, उसमें क्लियरली नाम लिखा था कश्मीरी पंडित। तो ये तो आप इसको टारगेटेड नहीं कहेंगे, इसको आप जेनोसाइड नहीं कहेंगे, तो फिर किसे कहेंगे? आपके प्रोमिनेंट लीडर्स को मार दिया जाता है, आपके औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है। गिरजा तिक्कू का जो सीन है वो आरी से काटने वाला जो एंड का सीन है वो एक्चुअल। आप सरला को उठा के ले जाते हो क्योंकि नर्स है और आपकी सेवा कर रही थी, क्योंकि उस टाइम में जो डॉक्टर गुरु करके होते थे वो एक रोज AKLF थे, उनको पसंद नहीं थी कि कश्मीरी हिंदू लड़के अभी तक कश्मीर में, आपने उसको उठवा के गैंग रेप करवा लिया। तो बड़ा ही क्लियर था कि ये एक समुदाय के खिलाफ हो रहा है। पंडितों को उठा के मार के रेप करके नदियों में फेंक दिया गया। तो बड़ा ही क्लियर था कि एक समुदाय के खिलाफ। तो उसको कहना कि नहीं हम भी उसके विक्टिम थे, आप नहीं थे, हम विक्टिम थे क्योंकि हमारे। और दूसरा ये था कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारे 3 मरे, 30 मरे, 300 मरे, 3000 मरे, 30,000 मरे, हाँ, मगर हम सबको मानने वाले एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी के लोग आते हैं, ठीक है। इसमें से कोई डिनाई नहीं कर सकता, तो वो एक सर्टेन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी से, ठीक है, उसमें से एक लिमिटेड नंबर होगा, रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी का उसको सपोर्ट नहीं होगा, मगर आते एक कम्युनिटी से ही थे। कश्मीर में रिवर्स पे जाते हैं कश्मीरी मुस्लिम्स को लेकर, उनकी भी डेथ्स हुई है, मगर उसमें एक भी ऐसी किलिंग नहीं है जो आप हमारे किसी एक व्यक्ति पे भी ब्लेम कर सकते हैं। हमारे समुदाय पे छोड़ दीजिए, हमारी कम्युनिटी में से किसी एक व्यक्ति पे भी नहीं आप कह सकते कि ये किलिंग इस कश्मीरी पंडित ने करी है, नॉट इवन हीरो। तो फिर आपका मेरा कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि मैं अपने हक की बात करूंगा और आपको हमेशा ब्लेम करूंगा फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू मी, बिकॉज यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है। आपके साथ जो हुआ उसका मैं रिस्पांसिबल कहीं पे भी नहीं हूं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया आपके साथ। तो आप मुझे तो होल्ड ही नहीं कर सकते गिल्टी इन योर कोर्ट फॉर समथिंग व्हिच यू क्लेम हैज हैपेंड टू यू, इफ इट हैज हैपेंड। सेकेंडली, आई डिड नॉट आस्क यू टू पिक अप द गन्स। मैंने आपको थोड़ी ना कि आप आजादी की जंग लड़िए, मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मुझे इस्लामिक शरिया चाहिए। आपको शरिया भी चाहिए, आपको आजादी भी चाहिए, आपको इस्लामिक रिपब्लिक कश्मीर भी चाहिए, और आपको, और उसके बाद आपके साथ स्टेट रिएक्ट ना करे वो भी चाहिए। ये हो नहीं सकता। और उस पूरे पिक्चर में भी हम कहीं नहीं है ना, हम तो नहीं उस पिक्चर में। स्टेट ने आपके साथ कैसे रिएक्ट किया? वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, वी डिड नॉट इंस्टिगेट। आपने स्टेट को अटैक किया, स्टेट ने रिएक्ट किया, ठीक है। 90,000 की किलिंग, 90,000, 1 लाख कश्मीरी मारे गए, 1 लाख कश्मीरी मारे गए, मैथमेटिकली कोई मुझे समझा ले। 30 साल की इंसर्जेंसी है, ठीक है, 32 साल हो गए, चलिए आज 32 साल की इंसर्जेंसी है, टेररिज्म है। तो 1 लाख का फिगर करने के लिए आपको तकरीबन 3200 लोग की फिगर होनी चाहिए हर साल। 30 साल में 1 लाख, तो मुझे 3200 की फिगर यानी होगी 10, तकरीबन 8 से 10 लोग हर दिन मरने चाहिए। आपके 8 लोग, कम से कम 8 से 10 लोग आपके हर दिन मरने चाहिए, एक्सेप्ट फॉर। और इसमें भी नंबर्स टेररिस्ट को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी आपके अगर जो बिग नंबर्स आते हैं जो आज भी कोट किए जाते हैं जस्टिफिकेशन, वो आप कहता 2010 का जो वायलेंस हुआ, 1/4 की फिगर है आपकी हाईएस्ट उस टाइम की, और उसके बाद आपकी आती है 2016 की बुरहान वानी के बाद में, जिसमें 120 की। दीज आर द 2 मोस्ट कोटेड। तो someone needs to tell me one year where 3,200 people have been killed. So what the numbers you can quote from anywhere. मेरे नंबर FIR के हिसाब से चलेंगे, आपके नंबर आपके हिसाब से चलेंगे, वो थोड़ी ना हो सकता है। और आप मुझे जस्टिफिकेशन दे दीजिए भैया, 3,000 लोग, और 3,000 हर साल मरते रहने चाहिए। ये वन, अगर हमें लाख का फिगर पहुंचना है तो हमें
तो this is simple propaganda and nothing else, and that has continued in Kashmir. So organizing, as we said, Jammu Kashmir Liberation Front, Hizbul Right. Mujahideen, and all that, they were very clearly against Hindus, and that those terror camps were targeted against Hindus. उसके बाद पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन ये कहता है हेट ग्रुप्स ब्रॉडकास्ट पोलराइजिंग प्रोपेगेंडा, ठीक है, Yeah. ये शॉर्ट डेफिनेशन है। मस्जिदों से किसके नाराज आवाज आ रही, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे तंजारी है, अब भारत की बारी है, यहाँ का चलेगा निजाम मुस्तफा में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा, ऐसे इसके शीर बट और उसके बट में उसाना में कश्मीर चाहिए हिंदुओं के बिना, हिंदू औरतों के साथ रिलीव यानी या तो कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ या भाग जाओ। तो ये हेट स्पीचेस कहाँ से आ रही थी? आपके नेता चिल्ला चिल्ला के हमारे प्रोवेंट करके कहते थे कि ये फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं, इनको मारो। तो और स्टेट आपका कहीं आता नहीं था आपको बचाने। कश्मीरी पंडित तो इस उम्मीद से बंदे रह गए कि इतना बड़ा देश है, इतनी पावरफुल देश है, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, और वो कल शायद आज नहीं आया। तो वो आपने हेट स्पीचेस किए, आप आइडेंटिफाई करके कहते थे हिंदू है, काफिर है, ठीक है। आपने काउ किलिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है। और काउ किलिंग टेक्निकली कश्मीर में ना कम खाते थे, ऐसा नहीं कि नहीं खाते थे, लार्जली विलेजेस में खाते थे जो हाईली कंसंट्रेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन। अगर एक हिंदू घर भी हो तो नहीं खाते थे, क्योंकि जो कश्मीर का अपना सूफी ट्रेडिशन है, ऋषि सेट, शेख नूरुद्दीन वाला है, वो तो नॉनवेज भी नहीं खाते। तो वो नॉनवेज भी नहीं खाते थे, वो तो पत्ता तोड़ के भी नहीं खाते थे सब्जी। सब्जी सूख गई होती थी वो खाते थे, क्योंकि वो एसेटिक, वो शैविज्म में जो हमारे यहाँ है तपस्या का तरीका, सब कुछ त्याग के तपस्या करने, वो वही फॉलो करते थे। कश्मीर शैव दर्शन के तरीकों को फॉलो करते थे, तंत्र को फॉलो करते थे। तो उसमें तो वो भी नहीं खाते। फिर आपने गायों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, पब्लिकली आपने उनको ये करना शुरू कर दिया। तो ये आपने फिर आपकी अगली स्टेज आती है, मास किलिंग इज प्लान्ड, विक्टिम इज आइडेंटिफाइड सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देयर एथनिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। 1986 में आज कांग्रेस कहता है जी नहीं ये तो जगमोहन थे। कुछ चीजें ना बड़ी क्लियर करनी पड़ती है, बिकॉज पीपल स्टार्ट बिलीविंग लाइज। 1986 में जम्मू कश्मीर, साउथ कश्मीर से अनंतनाग राइट्स कहा जाता है, लार्ज स्केल साउथ कश्मीर में राइट्स है, जिसमें कश्मीरी हिंदुओं के घरों को जलाया गया, कुछ कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया और उनके मंदिरों को ध्वस्त किया। ये 1986 में शुरू हुआ। और ये किसने करवाया? ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने करवाया। ये डॉक्यूमेंटेड है, कांग्रेस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट है जिसमें वो ब्लेम करते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि उनको लग रहा था कि मैं एक जो लार्ज सेक्शन है पॉपुलेशन का, मैं उसको कहीं ना कहीं अपीज करके प्रधानमंत्री बनने, मुख्यमंत्री बनने के अरमान थे और गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार थी, तो मैं उसको गिरा के मैं रिप्लेसमेंट आऊंगा और जो लार्ज फेनेटिक सेक्शन है मैं उसको उसका चहेता बन जाऊंगा। और जिसमें वो राइट्स करवा साउथ कश्मीर में। उसके बाद उन्होंने एक संगठन बनाया गया जमाते इस्लामी द्वारा, जिसे कहा जाता है मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, मुस्लिम मुत्तहिदा महासभा की पॉलिटिकल पार्टी बनी। उस पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल था कलम और दवात, ठीक है। और हार्डकोर जमात इस्लामी था वो, जो बात करता था पब्लिकली स्पीचेस में कि हम शरिया लागू होगा, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान से मर्ज कर जाएंगे। और उसके बाद उसको मुफ्ती मोहम्मद सईद इज ऑन रिकॉर्ड व्हाइल ही वाज कैंपेनिंग फॉर कांग्रेस, मेरी मजबूरी है कि मैं कांग्रेस का नेता हूँ, लीडर हूँ, आपके सामने आके मुझे भाषण देना पड़ता है, वोट मगर जाके जमात इस्लामी को ही देना, मुस्लिम को देना, ठीक है। एंड दिस ऑल डॉक्यूमेंटेड, मतलब दिस इज नॉट हियरसे। और उसके बाद सस्पेक्टेड रिगिंग ऑफ 87 इलेक्शन, और हालांकि उसी को बेस दिया जाता है कि कश्मीर में इंसर्जेंसी रिगिंग कारण में, अगर रिगिंग के कारण कश्मीर में टेररिज्म होना तो पूरे हिंदुस्तान में टेररिज्म हो रहा होता है। बिहार में तो डब्बे के डब्बे लूट के ले जाते थे, घर पे ही मोहर लगती थी, यूपी में होता था।
और तो ये तो बड़ा कॉमन था उस समय हिंदी हार्टलैंड में बूथ कैप्चरिंग एंड इट वाज नॉट समथिंग व्हिच वाज स्पेशल टू कश्मीर कश्मीर। एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज यू नीड टू रियलाइज दैट इट वाज अ स्टेट इलेक्शन। राइट। रूलिंग सीएम वाज फारूक अब्दुल्ला, हम्म। ठीक है, जो सब तक स्टेट में इम्प्लीमेंटेड था, 35 से इम्प्लीमेंटेड था। रूलिंग पार्टी थी फारूक अब्दुल्ला जो कश्मीरी मुसलमान थे। इलेक्शन अगर रिगिंग हुई भी, थोड़ी बहुत हुई हो रिगिंग, अगर हुई भी किसने करवाई? वो करवाई फारूक अब्दुल्ला ने। हिंदुस्तान में करवाई, वो तो कश्मीरी मुसलमान था। कश्मीरी मुसलमान ने रिगिंग करवाई कश्मीरी मुसलमान के खिलाफ। हिंदू कहाँ से आ गया इसमें और हिंदू कहाँ से आ गया इसमें? राइट। तो इट वाज जस्ट एन एक्सक्यूज एज प्रोपेगेंडिस्ट एंड जहादीज ऑलवेज फाइंड एन एक्सक्यूज कि अरे ये जुल्म हो गया। हाँ, राइट। तो आप ठीक है, अगर आपके साथ ये जुल्म भी हुआ तो हमें क्यों मार रहे थे? आपका इलेक्शन का लेकर स्टेट से दुश्मनी थी तो जाके फारूक अब्दुल्ला को मारते। हाँ। हाँ, कश्मीरी हिंदुओं को क्यों मार रहे थे? कश्मीरी हिंदुओं ने तो इलेक्शन, तो वो एक बहाना बनाया गया, उसको फ्रंट लाया गया, अरे इलेक्शन रिग हो गए इसलिए उन्होंने बंदूक उठाई। ठीक है, तो ये फिर मास के आई नहीं। थिंक सो किसी एक ब्रिटिश इंसान की बुक में भी है, आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम, बहुत प्रोमिनेंट एक ब्रिटिश है जिनके इट वाज पोटैटोज वन डे एंड इट वाज समथिंग एल्स द अदर डे, ऐसा एक लाइन है कि किसी ना किसी रीजन से बस कश्मीर को जलाना था। हाँ हाँ, तो किसी ना किसी रीजन से आपको जलाना है। फलस्तीन में कुछ हो रहा है तो कश्मीर में जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, अगर इंडिया जीते तो भी कश्मीरी पंडितों के घर तोड़ दिए जाते थे। राइट। और उनसे कहा जाता था ब्लैकआउट बनाइए। और अगर पाकिस्तान जीते तो भी कश्मीरी पंडितों के घर तोड़ दिए जाते। वहां इंडिया जीत गया तो नफरत में तोड़ दिए जाते थे, और पाकिस्तान जीत गया तो दिखाने के लिए कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम काफिरों के साथ हिंदुस्तान को हरा दिया तो तुमको तुम्हारी औकात दिखाते हैं, तब भी तोड़ दिया। तो वो कोई भी जीते, राइट। हमारे टूटने थे ही। ये डॉक्यूमेंटेड था कि आज तो डर डर के रहते थे लोग। और दूसरा सवाल काफी लोग पूछते हैं हमसे कि आप लोग डरपोक हैं, आप लोग कायर हैं, आप लोगों ने बंदूकें नहीं उठाई, आपको वापस लड़ाई कर लेनी चाहिए थी, रिवेंज लेना चाहिए था। रिवेंज नहीं, मतलब शुड हैव गॉट अप टू, या उसी टाइम पे फाइट करना चाहिए। आज 30 साल हो गए, लार्ज नंबर ऑफ आर्मी इज प्रेजेंट। And the army man who stands there has to stand with his gun and three people take care of each other. Now, one, you need to realize that कश्मीरी पंडित जो थे वो कश्मीर के मूल निवासी, जिसमें कहा जाता है अबॉर्जिनीज। राइट। 5200 साल का डॉक्यूमेंटेड इतिहास है हमारे पास। ठीक है, 5200 years का डॉक्यूमेंटेड इतिहास है हमारे पास। किसी प्लेस को लेकर, ज्योग्राफिकल प्लेस को लेकर अगर एक कुरान लिखी गई है तो कश्मीर को लेकर ही लिखी गई, जिसे नीलमत कुरान कहा जाता है। क्योंकि हम मूल निवासी थे, हम पूरे कश्मीर में थे। 13वीं 14वीं सदी में आया इस्लाम, और इस्लाम ने हिंदुओं को कन्वर्ट करना शुरू किया, तो जहां जहां उनको मिले तो एक स्टेज ऐसा पहुंच गया कि गांव के गांव कन्वर्ट हो गए थे, और एक घर बचा था जो कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो हिंदू रह गया था। आप प्रेजेंट तो पूरे कश्मीर में थे, बट आप ऐसे स्कैटर्ड थे कि आपका नंबर थे ही नहीं। किसी घर था, जैसे हमारे मोहल्ले में 4 घर थे, 500 बाकी थे और अब 4 घर थे। राइट। किसी गांव में 2 लोग रह रहे थे। तो एक, आप कितने भी बड़े चिरंजीवी अमिताभ बच्चन हो या बाहुबली हो, चाहे आपके पास, उनके पास हथियार नहीं हो, चाहे आपके पास हथियार नहीं हो, बट 2 versus 100 की फाइट हो नहीं सकती। ठीक है, और वो भी तब कि जब आपको पता है कि अगर मैं लड़ भी लूं और मैं मारा गया तो ये मेरे बहू बेटियों को, मेरी माओ को उठा के ले जाएंगे। ठीक है, और अब आप लड़ाई कर रहे हैं, अब 100 versus 2 नहीं है, ये 100 armed with guns versus 2 unarmed। तो आप किसी को 2 मुक्के भी नहीं मार सकते। By the time you will think of hitting someone or punching someone, you will be dead. You would have been dead. तो अब आप किसी को मुक्का भी नहीं मार सकते। हाँ? तो और आपको गोली मारी गई, पीछे से आपकी बहन उठा ली गई, बीवी उठा ली गई, माँ उठा ली गई, तो आपके पास वो ऑप्शन भी नहीं है कि मैं तलवार निकाल के लड़ने पहुंच जाऊं, कि मैं अभी सोचूंगा भी उससे पहले मैं खत्म हो जाऊं। तो
तो इट इज इजियर टू ब्लेम अ कम्युनिटी सेइंग कि आपने राइट। हम चाह के भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म। जो हमें बेस्ट ऑप्शन उस समय लगा, वो बेस्ट ऑप्शन सब मैं आपको बता रहा था कि 16 लड़कियां हमारी भेजेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन सबको उसी समय ये लगा कि सबसे पहले माओ बहनों की, औरतों की इज्जत बचाई जाए और उन्हें राइट। निकाला। राइट। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट वाज टेकन एंड सब्सिक्वेंटली हालात इतने खराब हो गए थे कि अब आपके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। हम्म। आपकी इतनी किलिंग्स हो चुकी थी, आपके जो गाइडिंग फोर्सेस थे, जो आपके लीडर्स थे, दे वर ऑल एलिमिनेटेड, ठीक है। राइट। आपको कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया था कि अगर मैं टिकलाल टपलू, जिसके फिर फ्यूनरल पे एल के अडवाणी, वाजपेयी जी सब आए थे, इतने पावरफुल आदमी को मार सकता हूं, तो तुम्हारी क्या हैसियत है, तुमको हम्म। यू विल नॉट गेट जस्टिस इन दिस सिस्टम। अगर मैं डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन को मार सकता हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं राइट। हो, विल नॉट गेट जस्टिस। अगर मैं हाई कोर्ट के जज को मार सकता हूँ और उसकी सड़क पे 3 घंटे बॉडी पड़ी रही, हाँ, और किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लिया, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तो वो राइट। मैसेजिंग की आपके साथ, तो ये सब चलता है। तो ये प्रिपरेशन होती रही, फिर प्रोसिक्यूशन, जैसे मैंने आपको अभी हम डिस्कस करिए, देखिए नारे निकले गए। आपका सवाल था कि 19 जनवरी को क्या हुआ, तो उसके बाद 86 के दंगों के बाद 87 में ये लोग पाकिस्तान, अधिकृत कश्मीर राइट। पाकिस्तान चले गए, और 89 के आते आते आपके इट वाज वेरी क्लियर दैट यू आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, यू आर ऑन द। तो राइट। आपके घर के बाहर पोस्टर लगा दिए जाते थे, आपकी औरतों को छेड़ा जाता था, आपको ऑफिस में बोला जाता था, पंडित जी घर में जितने कुछ सब्जी उगा लो, कुछ पेड़ उगा लो, ये घर अब तो हमारा होने वाला है। यू विल गेट ऑलमोस्ट एवरी कश्मीरी पंडित सेइंग दिस, कि मेरे पड़ोसी ने मुझे बोला था कि ये घर तो अब हमारा होने वाला है, हाँ। ये हमारा घर होने वाला है, और बेटी की शादी कब होने वाली है, ये सब। तो आपको और उसके बाद छोटे छोटे मार्चेस, उसके बाद लाइन्स में किलिंग, वो सब होने। और 19 जनवरी और मस्जिदों में दिसंबर में रात को चालू हो जाते थे कि जुल्म हो रहा है, कश्मीरी काफिर को मारना है, ये करना है, वो करना है। और 19 जनवरी तक आते आते आप उसको पीक पे ले गए। आपने सहमा तो दिया था एक छोटी सी कम्युनिटी को, राइट। कम्युनिटी को। इट्स लाइक आस्किंग पारसीज इन इंडिया टू फाइट, वी वर एज स्मॉल एज दैट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और आपने उठा के हमको इतना सहमा दिया था। उसके बाद 19 जनवरी तक आते आते पब्लिक, आप सोचो, सड़कों पे 10 लाख लोग आपके घर के बाहर खड़े हैं और नारे राइट। लगा रहे हैं, हमें चाहिए कश्मीर हिंदुओं के बिना, हिंदू औरतों के साथ। हम्म। मस्जिदों से आवाजें निकल रही हैं, गोलियां चल रही हैं हवा में। पंडितों को पकड़ पकड़ के पुलिस में लिया जाता था, उनको आगे रखा जाता था, नहीं नहीं पंडित जी आप भी आइए हमारे साथ प्रोटेस्ट में। हाँ, उसका कोई ओके। ऑप्शन था नहीं, वो आता था और उसको सबसे आगे खड़ा किया जाता है कि अगर गोली चलाएगी पुलिस तो सबसे पहले। हम्म। तो आपने इतनी सहमा करे 19 जनवरी तक लेते लेते आप इस पूरे को आपने एक साथ कंबाइन किया। पूरे ऑर्केस्ट्रा के पीसेस को, आप कहीं पे गिटार की प्रैक्टिस चल रही थी, कहीं पे सितार की प्रैक्टिस चल रही थी, कहीं पे तबला चल रहा था, और आपने पूरे ऑर्केस्ट्रा को आज एक साथ मिलाया और कहा अब हम पब्लिक परफॉर्मेंस एक साथ करेंगे और प्रैक्टिस होगी। और राइट। आप 19 जनवरी को वही किया, और उसके बाद फिर किसी का कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो यू टुक इट टू द टेंडो ऑन 19th ऑफ जनवरी। राइट। और फिर एक्सट्रीमिशन है। एक्सट्रीमिशन का जो ये है कि इट इज एक्सट्रीमिशन टू द किलर्स बिकॉज दे डू नॉट बिलीव देयर विक्टिम्स टू बी फुली ह्यूमन। तो आप जस्टिफिकेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं कि क्यों मारा हमने। हाँ, बरखा दत्त का वीडियो है कि कश्मीरी पंडित was a community which was doing well, and that is why they got killed. One, we were not doing well because statistically we were never doing well. ठीक है, 70 साल में हमारा तो होम मिनिस्टर भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, हाँ, पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे नहीं थे, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन आपका, पॉलिटिकल सिस्टम आपका, तो हम कैसे वेल कर रहे थे? और अगर फिर आर्ग्यूमेंट के सेक पे मैं कहता हूँ कि कर रहे, क्योंकि हम पढ़े लिखे कौम थे, हम वेल कर रहे थे। Since when has doing well in life become a criteria of killing people? Then you and I should be killing people who are doing better than us. Yeah. Should be killing people who are doing better than them. Since when is killing of people justified because they are doing well? तो ये लेफ्टिस्ट और जिहादी माइंडसेट है जस्टिफाई करने के लिए कि ये अच्छा कर रहा है तो मार डालो इसको, तुम गरीब हो, देखो तुम गरीब हो, ये अच्छा कर रहा है। हालांकि सच नहीं था, क्योंकि
स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, वी वर नॉट, कोई हम अमीर नहीं थे, कोई हम Yeah. बड़े ओहदों पे नहीं थे, ठीक है, हम एक आम लोअर मिडिल क्लास इनकम के लोग थे जो अपने जीवन में खुश थे, ठीक है, कहाँ पे सुखी थे। हाँ, तो वी वर नॉट डूइंग वेल, बट आपको अब जस्टिफिकेशन तो देना ही है ना कि कश्मीरी पंडित को क्यों मारा गया। तो अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जिहाद के नाम पर मारा, तो आपने बरखा जैसे लोगों ने फिर स्टोरीज बनानी शुरू कर दी कि ये दे वर डूइंग वेल। और उसके बाद अभी है जो है डिनायल, जो आप 32 साल से देख ही रहे हैं, वो डिनायल है। ना ही मानता है कि हुआ है और ना यही मानते हैं हुआ है। और इस फिल्म के रिएक्शन के बाद तो बड़ा ही क्लियर है कि दिस इज स्टेट ऑफ डिनायल। आज भी आपको माइग्रेंट कहा जाता है, आज भी आपको विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड, इंटरनली डिस्प्लेस्ड तो नहीं कहा जाता है। तो माइग्रेंट तो वो होता है जो नौकरी छोड़कर जो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज जाए। हम तो बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं आए थे, हमें तो निष्कासित किया गया, हमें तो जबरदस्ती निकाला। हम माइग्रेंट तो हो ही नहीं सकते, हम तो या तो रिफ्यूजी हैं या इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है। तो वो डिनाइल भी आज चल रहा है कि नहीं इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ, तो अपने आप उठ के चलेगा। मतलब अगर गवर्नर जगमोहन को अनाउंस किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि दैट ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑन 19th of January. Yeah. He took oath as governor of Jammu and Kashmir on 21st of January. The exodus of Kashmiri Pandits had started already before 19 January. ठीक है, 19 जनवरी भी कुछ लोग, काफी लोग छोड़ के चले गए थे। जो उसको मोमेंटम मिला 19 जनवरी का हालात देखे, 19 जनवरी को एक्सोडस शुरू हो चुका। तो एक व्यक्ति जो अपॉइंटेड भी नहीं था, हाउ कुड ही गेट। और दूसरी आप बात, मतलब कॉमन सेंस नाम भी कोई चीज होती है। हम बात कर रहे हैं 1990 की। 1990 में कश्मीर में क्या, हिंदुस्तान में कितने फोन होते? हमारे पूरे मोहल्ले में एक फोन था, ठीक है। गांव में फोन नहीं होते थे, अगर होता तो एक अगर डाकखाना होगा तो उसमें फोन होता था। और आप कह रहे हैं गवर्नर जगमोहन ने 21 तारीख को सवेरे शपथ ली और 4 घंटे में 5 लाख कश्मीरी पंडितों तक वो पहुंच गया और उनको बोला तुम घर छोड़ दो। 4 घंटे। In a situation we have no communication, your state is in the state of anarchy, and there's curfew everywhere. System has collapsed, and you still manage to reach 5 lakh people in absence of communication, absence of social media also. Social media even today cannot 5 lakh people and convince them कि leave। 5 लाख छोड़ दिए, 5 लाख लोगों को करना छुड़ा सकते हैं। जितने हम रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन में रहे, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन में रहे। आज मैं गारंटी देता हूँ 40 दिन ले लीजिए और 5,000 लोगों को बेघर करा के दिखा दीजिए। कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति ने, पहले तो था ही नहीं वो, अगर वो था भी तो 4 घंटे में उसने कम्युनिकेशन पहुंचा के खाली करवा दिया। और आपके कहने पे पीक ऑफ विंटर में मैं अपनी 85 साल की दादी को लेकर जम्मू में सड़क पे रहने जाऊंगा। Then we should not be called pandit, we should be called crackpots. That 5 lakh Kashmiri pandits, because someone said, who never said it, but because someone said कि उठ के चले जाइए और जम्मू में जाके सांपों से कटवाइए अपने आप को, बिच्छुओं से कटवाइए, हीट स्ट्रोक में मरिए और चले जाइए। और हम उठ के चले गए अपना घर छोड़कर, अपने 90 साल के बुजुर्गों को लेकर, 1 दिन की बेटी को लेकर, 6 महीने की बेटी को लेकर, 1600 बच्चों को एक गाड़ी में डालकर कि चलिए हम जम्मू घूम के आते हैं, सड़क में बिच्छुओं से कटवा के आते हैं। और ये सड़कों पे हाइट ऑफ इडियोटेसी है ये। And that's but they continue to say so, and people continue to believe that is bigger। मतलब वो तो कह रहे हैं, उनको जस्टिफाई करना है। जिहादी एक्सपोज होता है तो उसको कवर तो कहीं ना कहीं करेगा, मगर आप तो कॉमन सेंस यूज कर लीजिए। मतलब आज रेवोल्यूशन में आपसे 4000 लोग ना निकाले गए कि आके जाके सड़क में। मैं आपको कोई मुझे आज 5 करोड़ रुपए दे दे कि भैया जाके अब तेरे को 30 साल सड़क पे रहना सिग्नल पे, तो मैं जाके रहूंगा क्या? ये ऐसे idiotic है, मतलब that denial is continued, and unfortunately while PM may have views on the movie, BJP may would have made it tax free. There's still no action which has been taken. The movie may have created awareness. The next step is 2017 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 27 साल लेट है। ठीक है, आप 27 साल कहाँ थे? अरे भाई साहब, विक्टिम ऑफ जेनोसाइड था। मैं जिंदा रहने की कोशिश कर रहा था।
मैं अपना जीवन फिर से बसाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब मेरे में थोड़ी बहुत क्षमता आई है, स्टार्टेड अर्निंग, आई हैव फाउंड माय सेल्फ टू बी स्टेबल एंड आई हैव नाउ कम टू यू। आई हैड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एन एंटायर फैमिली, ठीक है। और चलिए मैं कहीं नहीं था, आप कहाँ थे 27 साल? जोड़ी शेरी तो वही थी। आप बेकार चीज पे सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। बीसीसीआई में इलेक्शन हो रहे हैं, नहीं हो रहे, आप उस पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कंट्री रन्स क्रिकेट बोर्ड ऑफ दिस क्रिकेट बोर्ड ऑफ दिस नेशन, आप उस पर सो मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। और 5 मिलियन पीपल बेघर हो गए, हाँ 30 साल से बेघर है, आप उस पर सो मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेते। और इंटरेस्टिंग बात कि उसके कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट सिख राइट्स को लेकर एसआईटी फॉर्म करता है। राइट, ग्रेट, बिकॉज दे आर विक्टिम्स ऑफ, दे वर विक्टिम्स, उनके साथ हुआ जेनोसाइड हुआ, उनको मारा गया, आपने उनके साथ किया। मगर वो लॉजिक फिर तो उनका तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए था, वो तो 84 का राइट था, हम तो 89 90 के विक्टिम 6 साल पहले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाके कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में जो प्लेन क्रैश हुआ वियतनाम में, वियतनाम सॉरी ताइवान में, फॉर्मोसा में जो हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे। वो तो आप जुडिक्शन भी नहीं, आप 70 साल जुडिक्शन ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद एक और ऑर्डर लॉन्च करता है कि महात्मा गांधी को तीसरी गोली लगी थी कि नहीं लगी थी, थोड़ा मेड नो डिफरेंस। इतने सालों बाद इट डजंट मेक डिफरेंस। एंड someone has admitted to the crime and you have punished him also, ठीक है। तो आप उसने 2 चलाई थी गोलियां, 1 चलाई थी या 3 चलाई थी, you had, but you still went and did that, formed the committee. But when it came to Kashmiri Pandit, so that is denial. You are living in a state of denial because the state is afraid to admit that I have faulted at some point of time in Kashmir. And वो शुतुरमुर्ग की जो सोच है आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े तब नहीं होते कि जब आप छुपाते हो सच्चाई को, आप बड़े तब होते हो एज अ नेशन जब आप कहते हो हाँ गलत हुआ मगर मैं न्याय दूंगा। आप यू शुड बी सीन एज अ स्टेट हु इज विलिंग टू डिलीवर जस्टिस। बट सर, let me ask you this. This is very clear that the state failed you. All the Kashmiri Pandits, the state clearly failed you. But what was the reason behind this? Because 32 years लग गए इस स्टोरी को मेन स्ट्रीम होने के लिए, एंड इट इज नॉट लाइक कि ज्यादा लोगों को ऐसा मतलब ये नहीं था कि पता नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में एवरीवन न्यू, बट व्हाई दिस देन? नहीं देखिए, जब आप स्टेट डिनाइल में रहता है और आप और मैं स्टेट का पार्ट है, हम मानने को तैयार नहीं। आप मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स हु हैव कॉल्ड मी and people like you are a well educated man, you do research, you are into this field, but there are many people who did not believe us then, and there are people who called and said ki I am sorry, I did not believe you then, I didn't realize what you are telling is truth, because the barbarity उनके समझ नहीं आती थी कि एक सेक्युलर एक देश जो अपने आप को प्राइड करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और हम कहते हैं कि हम जी आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसमें ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं था कि ऐसा हुआ है, हो सकता है, मतलब it was a deniability of saying no, it is not possible, and this movie at least exposes that myth. Yes, it is possible, this is what has happened, and it is not that work has not happened. मैंने 2017 में पिटीशन फाइल करी थी, हमसे पहले ऑल इंडिया कश्मीर समाज का एक संगठन जो कश्मीर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अब 15 साल हो गए, उन्होंने 15 साल पहले पिटीशन फाइल करी थी, उसमें मल्टीपल पॉइंट्स थे और उसमें रिफ्लेक्टेशन था, जस्टिस था, ये था। 10 साल सुप्रीम कोर्ट ने पीएल सुनी और 10 साल के बाद कहा कि ये वैसे हमारे से अच्छा लगता है कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पे निर्णय ले, और उन्होंने उठा के वो पीएल 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो भाई 10 साल क्यों सुन रहे थे, पहले दिन ट्रांसफर कर देते। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट पिछले 5 साल तो सुन रहा है, तो 15 साल से आप सिस्टम में ही घूम रहे हो। फिर हमारी पिटीशन आई, हमने तो बड़ा सिंपल कहा था, हमने कहा भाई साहब पुलिस से कहो कि ये स्टेटस अपडेट दे दें जो इनके पास एफआईआर है 219, हम वही मान लेते हैं जी, गिनती है 284 ही गिनती है जी, हमारी जो 1400 की लिस्ट है आप छोड़ दीजिए इसको, हम 284 ही मान लेते हैं। हाँ, तो आप मुझे कम से कम स्टेटस केस अपडेट दे दीजिए, और अगर पुलिस कहती है कि हमसे नहीं हो सकती इन्वेस्टिगेशन तो क्लोज कराइए, कम से कुछ तो जस्ट क्लोजर दीजिए, हमारे तो क्लोजर भी नहीं है। मैंने एयरफोर्स ऑफिसर्स को लेकर 2007 या 8 में एक आरटीआई फाइल करी कि एयरफोर्स ऑफिसर्स की किलिंग का स्टेटस क्या है, ये मैंने एयरफोर्स के साथ फाइल करी और मेरे पास होगी वो आरटीआई। तो एयरफोर्स का रिप्लाई आया कि हमें नहीं पता। ओके, हाँ,
ठीक है, उन्हें पता ही नहीं। they said we have no idea what is the status of the case, so you contact CBI. ठीक है, and I was shocked. I said, your own 4 officers have been killed. Yeah. You should be pursuing it, and you should have made life miserable of the system कि हमारे 4 अफसरों को न्याय दो. उसके बाद then I went to CBI. Then I went to MHA. MHA ने को रेफर किया गाई जी CBI अजमेर में, लास्ट टाटा के कोर्ट अजमेर में था, तो CBI JNK कर रहा था, तो उन्होंने एक श्रीनगर पे भेज दी और एक जम्मू ऑफिस में. तो श्रीनगर ऑफिस में मुझे रिप्लाई आता है कि सिंस जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट ऑफ RTI, we are not bound to reply. So I called someone in CBI Srinagar and said, are you out of your mind? You are not state government. That is applicable to the state government. You are Central Bureau of Investigation reporting to PM's office. You are your government India. मतलब how can you as a lunatic send me this reply? जम्मू वालों ने फिर भी better reply किया, which was bureaucratically valid, वो कि हम अंडर सेक्शन सम RTI, मैं कल परसों किसी और को दिखा रहा था, अंडर सेक्शन ऑफ RTI एक्ट ये एंड वो वी आर exempted from replying which is cases under investigation. राइट. 32 साल हो गए इन्वेस्टिगेट करते रहोगे क्या? हाँ, तो ये आज भी यासीन मलिक बिट्टा कराते जेल में हैं और हवाला. A country which cannot deliver justice to their own officers, I don't know what to say. And this is admitted killing on BBC. ठीक है, these are admitted killings on BBC. आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में उसने यासीन बिट्टा कराटे पे जी पीछे किसी ने बंदूक रखी थी. यासीन मलिक का इंटरव्यू तो लंदन में हुआ है, और टिम सेबेस्टियन लंदन में BBC के स्टूडियो में हुआ है. ठीक है, आप उसके बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं उसको. You should go on and have taken it as suo motu, saying acknowledgement to the crime. आप क्या करते हैं, आप इंडिया टुडे उसको 2006 में बुला के यूथ आइकन का अवार्ड देता है. ठीक है, he was awarded 2006 में यूथ आइकन का अवार्ड. ठीक है, and we got so we protested, we got arrested. He was sitting inside as a youth icon. And this is what it does. And the program was being hosted by Anand Mahindra. Okay? He was the host, he was the compere. And he says, when we objected to it, he says, in a democratic nation, every voice should be heard. Today he may say sorry, but he also said that point out. You said he's a killer. He is responsible for genocide of 500,000 people. You can't call him an icon, and you cannot even hear his voice. उसका कोई तर्क थोड़ी ना सुन सकता है. But he said that, and in that conclave, 2 dissent voices came. One was Shekhar Kapoor, who wrote a blog saying that it was very unfortunate India Today called him, and other was Priti Zinta, who said कि मैं बहुत गलत हुआ जो इंडिया टुडे ने किया, and I come from family of soldiers, and this is an insult to them. Yeah. But ये thought process था. आनंद मैंने कुछ गलत नहीं किया, because that was the way the system was built. There was a deniability. One believed that Yasin Malik was capable of doing this. 2006 they gave him passport. 2007 he went to Pakistan, got a visa. PM calls him to office for 1 hour as a cup of tea. Okay. And then अच्छा उसमें मेरी RTI तो उसमें PM का ऑफिस से रिप्लाई आता है कि प्रधानमंत्री का जिससे मन हो मिल सकता है. तो मैंने फिर अगला Osama bin Laden tomorrow wants to meet Prime Minister of India, will you be willing to meet him? So they did not reply. But that was an idiotic statement. And then he goes to Pakistan, meets Hafiz Saeed, then does a rally from I think from Lahore or Islamabad till Muzaffarabad. It's called the Safre Azadi. He makes 30 days रथ यात्रा बोल लीजिए आप उनको, वो क्या कहते हैं उसको, but he does a yatra and he calls Safre Azadi. And then he goes across country and does exhibition in India across country कि देखो हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है सफरे आजादी की. And we have protested. आप विश्वास नहीं करोगे, एक टाइम पे इस कंट्री में ऐसा सिस्टम हो गया था कि गिलानी लोन, बिलाल लोन, सजाद लोन का ब्रदर, मीरवाइस उमर फारूक, यासीन मलिक, मुशाल मलिक उसकी वाइफ अक्रॉस कंट्री जाके सन्यास करते थे और समझाते थे कि कश्मीरियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है. It is somewhere in 2008-2009 we stepped in, and we run an organization called Roots in Kashmir. Roots in Kashmir, enough is enough. We stepped in, and जहाँ पे भी इनके प्रोग्राम होते थे हम जाते थे और हम कहते थे ठीक है आपको जो करना है करो, पहले हमारे सवालों we also need to be part of this program. हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए, और क्योंकि उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं होता था तो प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता. We have traveled to Coimbatore, Erode,
Bangalore, Pune, Mumbai, Indore, Chandigarh, across country. और अगर वो for the sequence of their public events stopped. It was courtesy because us, because Roots in Kashmir. they realized that ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, और उससे हमने क्या किया, उससे हमने मीडिया को भी जागरूक किया था. अरुंधति राय एंड गिलानी 2010 में दिल्ली के एक सेमिनार में हिंदुस्तान को तोड़ के गालियां देते हैं, ठीक है, और आजादी की बात करते हैं. तो हम डीसीपी, हम दिल्ली पुलिस में जाते हैं एफआईआर फाइल करने, तो डीसीपी कहता तुम लोग गलत लोगो, तुम ही को डिटेन करना चाहिए, ठीक है. देन वी गो टू पटियाला कोर्ट एंड वी फाइल एन कंप्लेंट सिंह एफआईआर. तो एफआईआर लॉन्च हो जाती है. आज हो गए 12 साल उस पे. वैसे वो गिलानी मर भी गया, उस पर आज कोई अपडेट है नहीं. तो हम मल्टीपल एप्लीकेशन भी डाल चुके हैं कि इसको एक्सपेडाइट करिए, बट ये तो सिस्टम की डिनाइबिलिटी आज भी है, सिस्टम की डिनाइबिलिटी हमेशा थी. अब probably because of this movie the awareness is there, system will have to come out of its shell and acknowledge what has happened. But sir, do you think कि अब इस फिल्म के बाद कश्मीर में things might change? Because I remember reading this one article about Bitta Karate. तो उसकी जो wife है, she has been given a state like government position, and I don't know ये कैसे हो सकता है. He is an administrative. I'll tell you what. बिट्टा कराटे जब 2006 में उसको बेल हुई, तो और जस्टिस एनडी वानी करके थे, नूरुद्दीन वानी थे शायद, नूरुद्दीन था उनका नाम, और मुस्लिम थे, कश्मीरी मुस्लिम. और वो जजमेंट बेल ऑर्डर में लिखते हैं कि, और 2006 में सरकार थी पीडीपी कांग्रेस की, मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद जब ये ऑर्डर आया. तो ऑर्डर में लिखते हैं कि स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट और पुलिस को मुझे नहीं लगता है कोई इंटरेस्ट है इसको प्रोसिक्यूट करने का, तो टेक इट टू अ कंक्लूजन. आई नो ही इज गिल्टी, और बट स्टेट ने इतना बुरा काम किया कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं लीगली कि मैं इसकी बेल डिनाई कर नहीं सकता. ये जज ऑर्डर में लिखा है. और सरकार कांग्रेस की, गुलाम नबी आजाद. उसके बाद ये कश्मीर आता है. कश्मीर में यासीन बिट्टा कराटे को हीरो वेलकम दिया जाता है. हाँ, वो हार वगैरह पहनाते हैं उसे, फूल फेंके जाते हैं उस पर, मालाएं पहनाई जाती हैं, डांस किए जाते हैं. कश्मीरी में जब कोई बड़ा नेता होता है या दुल्हा जा रहा होता है, तो जो कोई इंपॉर्टेंट डे हो, तो उसमें टॉफियां फेंकते हैं उसके ऊपर पैसे फेंकते हैं. और ये हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, मतलब कल्चरल ट्रेट है. और शीरीन फेंकी जाती है. शीरीन को मंदिर में जो सफेद सफेद छोटी एक मिश्री होती है, गोल गोल होती है, शीरीन फेंकी जाती है. वो सब पर बिट्टा कराटे में फेंकी. फारूक अहमद डार बिट्टा कराटे, उससे आपने रॉयल वेलकम दिया. और उसके बाद आप कहते हैं कि हमारा आपके पलायन के पीछे कोई हाथ नहीं है. आप एक आतंकवादी को रॉयल वेलकम दे रहे हो और कह रहे हैं हमारा. उसके बाद उससे शादी कराई जाती है, और उस औरत को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, शी इज नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, शी इज अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ऑफिसर बनाई जाती है. तो ये सच है, ये बिल्कुल सच है. और इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी समाज में नंगी रही है, चाहे वो राइटिस्ट पार्टी रही हो, चाहे लेफ्टिस्ट रही हो, चाहे सेंटर रही हो. और आज भी देखिए, I will get trolled for saying this, what I'm saying right now, but it is a fact and one cannot deny that. And I'm okay if I get trolled for that. 2015 में आपने सरकार बनाई मुफ्ती मोहम्मद सिंह के साथ, भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद आपने महबूबा के साथ बनाई, ठीक है. आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछ लीजिए, वो जस्टिफिकेशन देगा कि हमें देखना था जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे चलती है, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, ठीक है. You check, any BJP leader will tell you this. So someone is, and I asked them once, I said, are you telling me a party which has ruled center, which is ruling the center and is present in 23 states across India, wants to learn how to govern and understand the system? That was one. So there was whatever was the reason. Then you get Sajjad Loan as cabinet minister from your quota. Sajjad Loan was one of the top separatist leaders. His father is Abdul Ghani Loan. Yeah.
सज्जाद लोन और अब्दी गनी लोन का कंट्रीब्यूशन क्या है जम्मू कश्मीर के मिलिटेंसी टेररिज्म में, शायद ही बहुत लोगों को ना पता। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि जो कश्मीर में बंदूकें आई, जो कश्मीर में फंड करने के लिए इस पूरे जिहादी मूवमेंट को पैसा आया, हवाला के थ्रू जो आया, वो मैनेज किया लोन परिवार ने। ओके। 5 लाख रुपए 1990 में was the commission or a state stipend salary, whatever you say, was paid to Gone loan family for managing Hawala funding. So JKLF may have used Kalashnikovs to kill. The gun was brought in by loan family. Loan family. And I'm saying this in full responsibility. ठीक है। उसके बाद जो नॉर्थ कश्मीर में टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलती थी जिसका नाम था अल बकर। अल बकर वाज probably the most dreaded terrorist organization in जम्मू एंड कश्मीर। उसके नाम पे लोगों के पतलून गीले हो जाते थे, इतनी टेररिस्ट dreaded ऑर्गेनाइजेशन थी। ड्रग्स, टिम्बर, ठीक है, एंड आर्म्स मूवमेंट, ठीक है, इनकी स्पेशलिटी थी, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर वाज largely LOC front and border movement, LOC movement। इसके अलावा एक्सटॉर्शन, इसके अलावा रेप्स। There have been terrorists who used to deal with women. They used to play cards. हाँ, मुश्ताक लिटरम करके आपने टेररिस्ट का नाम सुना होगा। औरतों को अगवा किया जाता था और उन्हें जुए में दांव पे डाला था। ठीक है, हाँ, ये सब भी होता था कश्मीर में। और उस पार्टी मतलब ऐसे लोगों को आपने अपने दिया। अमानुल्लाह खान, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फाउंडर, India's UN designated terrorist, की बेटी is married to Sajjad Loan। ठीक है, Sajjad Loan went to Pakistan occupied Kashmir to get married to her। I am not holding the crimes of her father on her, but what the crimes you have done, and look at your affiliations, doesn't it tell you that what you are up to? And suddenly, because you saw the change in regime, you saw that things may get different, you suddenly become nationalist. And tomorrow, if Congress is back in power and Congress goes and takes this old idiotic stand of jihadi appeasement, you will find the same people turning coat and becoming pro-azadi and pro-togo। ये कश्मीर की सच्चाई है। और अनफॉर्चुनेटली इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी कुछ लेवल पे इन्वॉल्व है, कुछ पे नहीं है। The hope from BJP is that since you abolished 370, 35A, Prime Minister has publicly come and acknowledged that film has shaken the conscience of this nation, of this world. I'm hoping that this government who has shown spine, at least political game में आपको कई बार बहुत compromises करने पड़ते हैं, but राष्ट्रीय लेवल पे आपने spine दिखाई है, and I hope they will continue to show this spine and deliver justice to the community. Right, but so isn't this a very weird problem, because भले ही 370 निकाल दिया, 35 निकाल दिया है, but if you want to go back to a place जहां से आपको आपका घर छोड़ के आना पड़ा था, वो भी it was not because कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया, it was because of the crimes, and वो crimes ऐसे नहीं है कि आज भी नहीं continue हो रहा है, there is militancy going on अभी भी, तो how can you go back? Like, is there a permanent solution to this problem? Yes, there is. See, one, as I said earlier, you will have to acknowledge what has happened to Kashmir. Yeah, that's the first step. Because किसी भी solution का किसी प्रॉब्लम का solution तभी हो सकता है जब आप प्रॉब्लम माने, आइडेंटिफाई करें कि मैंने पढ़ाई करी थी, अभी मैं फेल हुआ, उस दिन मेरी बिल्ली रास्ता काट गई, cannot be the reason. right. तो आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और एक्नॉलेज उसको शुगर कोट करके नहीं करना पड़ेगा, उसको कोई जामा नहीं देना। वो जिहाद है, ठीक है, right. जिहाद ही रहेगा, आप और कुछ नाम दे नहीं सकते। कश्मीर में कोई प्रोटेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि 87 के इलेक्शन में आपने सुना है तक 1990 का, बिकॉज 1990 इलेक्शन वर दिस, तो ये है उसका तो सब्सिक्वेंट इलेक्शन तो सब ऑनेस्ट इलेक्शन हुए हैं। प्रॉब्लम है, आपने किसी को देखा है कि भैया बिजली पानी को लेकर मैंने बंदूक उठाई है, या तो
आपने बंदूक उठाई जिहाद को लेकर, और स्टेट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो स्टेट उसको जामा पहचाने की कोशिश करता है कि कश्मीर बैकवर्ड था, कश्मीर ये था, कश्मीर वो था, कश्मीर बैकवर्ड नहीं था. Hmm. Let's I don't know what their definition of backward is. My definition of backward is very clear. That Yeah. I live today in Hindi belt. Every winter I have news, sad news of hundreds of people, scores of people have died because of winter. शीत लहर चल गई और इतने लोग मारे गए, या लू चल गई और इतने लोग मारे गए, है ना. ये तो आपने कश्मीर में -10, -15, -20 चलता है. पिछले 70 साल में गूगल कर लीजिए, एक मृत्यु नहीं मिलेगी आपको because of extremities of weather. You will not find anyone not having a shut of his own. ठीक है. Education system may not be world class, but it is much better than most of this country. तो बेसिक आम आदमी के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसमें तो जम्मू कश्मीर मापदंड पर ठीक है. उसमें जैसे डिस्क्रिमिनेशन था, 370 में डिस्क्रिमिनेशन था, बट बेसिक मापदंड पे तो वही. अब आप क्या कहते हैं जी कश्मीर बैकवर्ड था तो इसलिए बंदूक उठाई. मतलब आप, मतलब उसने कब कहा कि मुझे नौकरी दो मैं इसलिए बंदूक उठा रहा हूँ? उसने कब मुझे बेटर यूनिवर्सिटी दो मैं इसलिए बंदूक उठा रहा हूँ? वो तो कह रहा है भाई मुझे जिहाद करना है, मुझे काफिरों को मारना है या इस्लामिक स्टेट लगाना. आप नहीं जी, वो कह रहा है जी नौकरी के लिए बंदूक उठाई मैंने. तो एक प्रेस रिलीज दिखा दीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है. जगमोहन पे आपकी क्लैरिटी स्टैंड नहीं है खुद भी. मतलब there's like in Gujarat there was a documented वो भट्ट थे वो संजीव भट्ट. हाँ. Gujarat right. So at least someone came up. There were enough voices which said that the ruling party was involved in the riots. Although not true, but there was a voice. Someone was there. And they were quoting precedents. They were quoting news reports. They were quoting ये मीटिंग है, ये हुई है. 30 साल में एक न किसी पुलिस वाले ने, न किसी ब्यूरोक्रेट ने, ठीक है, न किसी इंटेलिजेंस वाले ने, और न किसी उस टाइम के मीडिया वाले ने, उस टाइम बाद की टाइम की बात नहीं करो, उस टाइम के मीडिया वाले ने कहीं लिखा हुआ मुझे एक दिखा दीजिए दैट गवर्नर जगमोहन आस्क्ड कश्मीरी पंडित टू लीव. कोई मतलब उसके इतने एडवाइजर थे जिसमें कश्मीरी मुसलमान एडवाइजर थे कि नहीं जी हमारे सामने ये डिस्कशन हो रही है, कश्मीरी पंडितों को कहते हैं चले जाओ. हाँ, तो आप तो स्टेट को कहीं ना कहीं एडमिट करना पड़ेगा कि जो हुआ है वो गलत हुआ है. और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, फिर ये कहते हैं जी हमने जी राशन दे दिया, हमने जी उनके लिए घर बना दिए, हमने नौकरियां दे दी. भाई साहब ना मैं राशन के लिए निकला था, मैं नौकरी के लिए निकला था, ना घर के लिए निकला था. मेरे पास तो बड़ा घर था, मेरे पास तो 5 बेडरूम वाला घर था, ठीक है. उसमें 10 लोग रहते थे, 5 बेडरूम वाला घर था मेरे पास, ठीक है. तो मैं तो निकला ही नहीं था उसके लिए. मुझे वो चाहिए ही नहीं. जो मुझे चाहिए वो आप दे नहीं रहे हो. वो आप इसलिए नहीं दे रहे हो क्योंकि आप उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे हो, ठीक है. कहते जी हमने 7.5 लाख रुपए का पैकेज दे दिया जी कश्मीरी पंडितों को. हाँ, वो फिर भी नहीं जाना चाहते, कश्मीरी पंडित तो जाना ही नहीं चाहते हैं. भाई साहब 7.5 रुपए का क्या करूंगा? जिसने मुझे भगाया, जिसने मुझे मारा, वो तो आज भी वहीं रह रहा है. राइट. यू आर टेलिंग मी आई गिव 7.5 लाख रुपीज एंड गो एंड बिकम अ सैक्रिफिशियल लैम अगेन. आप फिर से अपनी गर्दन कटवाने के लिए चले जाओ. 7.5 लाख रुपए तो मैं दे रहा हूँ. तो गवर्नमेंट का वो प्रयास भी नहीं कि समझने के लिए भैया अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो लोग वापस जा क्यों नहीं रहे. आप मुझे आज कह रहे हो डेट में कि मैं आपको 7.5 लाख रुपए देता हूँ. आपने 32 साल में अपनी जिंदगी कुछ संवारी है, आपने अपने पैरों पर चल के खड़े हुए हैं. हाँ, तो मैं वो फेक कश्मीरियत के नाम पे आपको कहता हूँ अब आप फिर से अपनी जिंदगी उखाड़िए, ठीक है. फिर से अपने घर बार छोड़िए और जाइए मरने के लिए और कश्मीर में रहिए. न्याय मैं दूंगा नहीं, ठीक है. जस्टिस सिक्योरिटी में आपको दूंगा नहीं, मगर भाई साहब फिर से अपनी जिंदगी को उजाड़िए, पूरे परिवार को उजाड़िए और वापस जाइए. तो आप जब तक मुझे न्याय नहीं देंगे, जस्टिस नहीं देंगे. देखिए आई अंडरस्टैंड एज अ कश्मीरी पंडित. मैं कश्मीरी पंडित तभी हूँ जब मैं कश्मीर से हूँ. मेरे कहीं पूजा पद्धति, मेरी भाषा, मेरा कल्चर वो ज्योग्राफिक लिमिट से बंधा हुआ है, ठीक है. तो मेरे यहाँ महादेव कैलाश में वास नहीं करते, मेरे यहाँ महादेव हरमुख पे वास करते हैं, ठीक है. तो महादेव की आराधना करता हूँ तो हरमुख सोचता हूँ. तो मेरे लिए मेरी श्रीनगर की कश्मीर की जो प्रिजाइडिंग डेटी है शारिका, जो लक्ष्मी जी का रूप है, हाँ, वो कश्मीर में ही है, वो यहाँ नहीं है. वो उन्होंने वो उनका जो मैनिफेस्टेशन है, जो श्री चक्र है, वो कश्मीर में ही, श्रीनगर में ही है. तो मैं बट मैं उसको नहीं छोड़ने वाला. बट
are you expecting me to go and die again? So you will have to address that concern. You will have to Right. deliver justice to me. You will have to do a fact-finding commission and then address those concerns. I'm not asking you for money. If I after living on road, if I after living on in tents managed to get up, courtesy also a gentleman called Bal Thackeray who helped us in getting education when we did not have money, who helped us make education important to us. हमारा समुदाय का हमेशा उनकी ओर नमन रहेगा और उन्होंने he helped us in getting that biggest weapon which we have is education. You are not addressing that. And third and most important thing is we were victims of two things. Genocide की हम बात कर रहे थे. एक था जो स्टेट मैकेनिज्म था वो आपको फिफ्थ कॉलमनिस्ट देखता था. वो स्टेट मैकेनिज्म आज भी नहीं का रहेगा. ठीक है. वो जो एक समाज है लार्जर परसेंटेज का वो आपको फिफ्थ कॉलमनिस्ट देखता था और आज भी वो कहेगा कि इनको हमने भगा तो दिया ये मगर इन्होंने तो वहां जाके हमारी और मिट्टी पलीत कर दी और इन्होंने हम जो मिट्टी वो भी इन्होंने खराब कर दी. तो आपके स्टेट आपके खिलाफ है. द लास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन आपके खिलाफ है. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज वी गॉट किल्ड, वी गॉट हाउंडेड आउट बिकॉज वी डिड नॉट हैव नंबर्स एट आवर. हमारे पास नंबर्स नहीं थे. हम किसी जगह एक परिवार था, किसी जगह दो परिवार थे. तो आज अगर आप आपको वापस ले जाना चाहते हैं तो पहले सबसे तो प्रमुख आप हमें न्याय दीजिए और ये कारण आइडेंटिफाई करिए कि हमें निकाला क्यों गया, हमारे साथ जेनोसाइड क्यों हुआ, उनको एड्रेस करिए और उसके बाद हमें एक जगह पे लेके जाइए. वन प्लेस सेटलमेंट कम्युनिटी की मांग है कि हम एक जगह रहेंगे और उसके मल्टीपल कारण है. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ही आवश्यक है. 32 साल में बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं अपने कल्चर की भूल चुका हूँ, मैं अपनी जबान की भूल चुका हूँ. तो मैं कुछ याद रखा हुआ है, मेरे शायद जो जम्मू में मित्र रह रहे हैं उनके पास कुछ और है. So when I start living together, there are many things which we have collectively forgotten, but individually we may remember. तो हम वो फिर वापस लर्न करेंगे. तो हम कहीं ना कहीं प्रयास होगा कि हम वो भी रिवाइव कर सकें. अगर हिब्रू जमा हिब्रू भी तो वापस ऐसे ही आई, कहीं से 10 शब्द लिए, कहीं से 20 शब्द लिए. एक्सटिंक्ट लैंग्वेज को आपने रिवाइव किया. हमारे जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कस्टम्स, हमारे जो लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो रही है वो हम मिलकर रहे हैं. कल्चर वापस एस्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगेगा और वो तभी हो सकता है वन प्लेस सेटलमेंट है. तो वन प्लेस सेटलमेंट आवश्यक है. कश्मीरी पंडित एक साथ रहें आवश्यक है. और उस जगह पे सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं, हर भारत का हर वो व्यक्ति जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है. उसके अलावा पूछा जाए कि ये किताब बड़ी है तो उस किताब में सिर्फ संविधान ही बड़ा है, उसमें विश्वास रखता है. He is most welcome to live with us. Why should it only be exclusive for Kashmiris? और कश्मीर भारत का ताज नहीं रहा, कश्मीर भारत का मस्तक रहा. It is the cradle of civilization. और it is important that you save it and let in people from other parts also come and stay there. Yeah, makes a lot of sense. Sir, thank you so much for doing this episode. इसमें काफी सारी ऐसी चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी and I'm sure बहुत सारे और लोगों को भी नहीं पता होगी because मेन स्ट्रीम मीडिया इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करता एंड वॉइसेस लाइक यू आर वेरी इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए, इस जेनोसाइड के लिए. एंड ऑल्सो बिकॉज जैसा आपने लास्ट में कहा कि कश्मीर वॉज नॉट अ क्राउन, इट वॉज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन. ये दिल है भारत का. तो सर थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एपिसोड. आई कैन नॉट much for inviting me. Thank you very much for supporting the cause and thank you very much for taking information to people because मेरी ये विधि रही है और हमेशा रही है कि एक कश्मीर बन चुका है, हम सब मिलकर इससे सीख लें और शेष भारत में और कश्मीर ना बने. Right, sir. That is what we all work together for. Thank you very much. Thank you so much, sir.